हाउस द जोश, हाउस द जोश। गाना सुना है, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। वो गाना मुझे याद आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेसी मेसी ना बोला कर छोरी रे, इस मेसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। मतलब शानदार तरीके परफॉर्मेंस यार। अर्जेंटीना के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो जीत लिया गया है। तो ये एक काफ़ी एक ऐसी टूर्नामेंट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा दुनिया में देखे जाने वाली टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा लोग पृथ्वी के ऊपर देखते हैं यहाँ पर इसको। फ्रांस को हराकर यहाँ पर अर्जेंटीना के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर ये खिताब अपने नाम कर लिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना के द्वारा तीसरी बार ये खिताब जीता गया है। तीसरी बार मतलब इससे पहले भी ये कमाल कर चुके हैं, जी हाँ 1978 में कर चुके हैं, इसके बाद में फिर यहाँ पर 1986 में कर चुके हैं, और अभी यहाँ पर 2022 में अर्जेंटीना के द्वारा ये खिताब जीत लिया गया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई। लास्ट टाइम फ्रांस के द्वारा जीता गया था, तो चैंपियन को हराकर इनके द्वारा यहाँ पर अभी ये जीता गया है। पहले नंबर पर अर्जेंटीना, दूसरे नंबर पर फ्रांस, क्रोएशिया तीसरे नंबर पर और मोरक्को है चौथे नंबर पर। टोटल मैच जो है 64 खेले गए यहाँ पर, और ये कहाँ पर चल रहा था, कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 चल रहा था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा। बेस्ट प्लेयर कौन रहा है यहाँ पर, याद रखेगा लियोन मेसी जो है वो बेस्ट प्लेयर के खिताब में यहाँ पर नवाजे गए। तो बहुत ही शानदार था यार, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जो है वो दुनिया ने एंजॉय किया। मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये अलग ही माहौल बन जाता है। तो ये था पूरा। हालांकि जो पर्सन है रोनाल्डो साहब जो है वो पहले आउट ऑफ द बॉक्स हो गए, तो लियोन मेसी जो है फ्लाइंग कलर के साथ में निकलकर सामने आए। तो कैसा लगा ये पूरा वर्ल्ड कप बताइएगा। और ये बातें थोड़ी सी अगर एग्जाम में भी कोई पूछ ले तो ये याद रखिएगा, ये मत बोलना कि ये बताई नहीं थी। तो वही बात आ गई। तो मेसी ने जो है जिस तरीके से धमाल मचाया, आप लोग भी अपने करियर में ऐसे ही धमाल मचाओ यार, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो मज़ा आया कि नहीं आया, किस किस ने देखे वैसे मैसेज, और कौन सी फेवरेट टीम है और कौन सा आप लोग का फेवरेट प्लेयर है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बताइएगा ज़रूर। बाकी सप्ताह को स्टार्ट करेंगे नए जोश के साथ में। तो जोश हाई है ना आज के दिन, तो यार कम से कम वैसे भी हाई होना चाहिए, क्योंकि सप्ताह का एक नया दिन आप लोग स्टार्ट करने वाले, एक नया सप्ताह आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 19 दिसंबर है। काफ़ी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, INA यानी कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, और प्यार से हम लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोग की ज़िंदगी में बैलेंस लाने का काम करता है। तो अच्छे से एंजॉय करिएगा वीडियो को, इतना कुछ जानने को मिलेगा, आप लोग की आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगी आखिरी तक। पर उससे पहले एक छोटा सा डिसिप्लिन टेस्ट जो कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप लोग में पार्टिसिपेट करने हैं। उसमें आप लोग को कुछ बातें बतानी है, उसमें से ये बताना कि कितने नंबर आप लोग के आए हैं। अपने आप को एक तरीके से जज करना, खासकर अपने आप को जज क्या करना बोला जाए, एक तरीके से बोला जाए कि अपनी ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी को काउंट करना, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ हमारी ज़िंदगी सही जा रही है या गलत जा रही है, टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप लोग चेक नहीं करोगे ना यार, हर एक दिन स्टार्ट होगा और ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कहता हूँ डेली बैठकर अपने लिए 15 से 20 मिनट निकाला करो। इससे आप लोग समझ पाओगे कि आप लोग की ज़िंदगी सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर गलत डायरेक्शन में। तो इसी को मैं डिसिप्लिन टेस्ट बोलता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, क्या आप लोगों ने उसको रिव्यू किया, या फिर शॉर्ट भाषा में मैं बोलूँ जैसे कि आप लोग विद्यार्थी हो, कल कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की उसको रिव्यू किया। पॉइंट नंबर 1 अपने आप को देना है। अगर नहीं किया तो फिर इसको काट लेना। दूसरा, क्या आज का शेड्यूल आप लोगों ने बना लिया है, 1 नंबर इसके लिए आप लोगों को देना है। यानी कि आज कैसे आप लोग आज के दिन को यूटिलाइज करने वाले हो, 1 नंबर आप लोगों को इसको देना है। इसी के साथ में क्या आप लोगों ने मॉर्निंग में उसी टाइम आप लोग उठे हैं जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था, 1 नंबर इसका आप लोगों को देना है। इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खासकर अगर बात की जाए तो अगर आप लोग बात करें आज की डेट में, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने के बाद में आप लोगों ने क्या गुनगुना पानी पिया, एक तरीके से आपके दिन को स्टार्ट करता है और आप लोग की बॉडी की एनर्जी को मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। और एक और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या एक बच्चा कह रहा है कि सर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जैसे ही वीडियो देखना स्टार्ट करता हूँ तो वीडियो अगर स्टार्टिंग में ही मैं लाइक कर दूँ तो हो जाती है, वरना फिर मैं वीडियो में डूब जाता हूँ। लाइक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोग अपनी जो है बेसिकली एनर्जी को मेंटेन रखो और अपनी जो है जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हो वो ढंग से होनी चाहिए, ठीक है।
लाइक डिसलाइक चलता रहेगा। वो तो ये रहता है कि एक फीडबैक मिल जाता है यूट्यूब को कि वीडियो कैसी है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को करनी जरूरी है। हाँ, अगर करते हो तो यूट्यूब के लिए एक अच्छा संदेश जाता है, उन्हें कई बार नोटिफिकेशन उन्हीं को भेजता है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर फिर भी आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए मैं बोल देता हूँ कि हाँ, इसको भी एक नंबर आप लोग ऐड कर सकते हैं ताकि आप लोगों का 0 नंबर ना है, ठीक है। तो ये एक फन वे में आप लोगों के लिए बेसिकली, ऐसा नहीं कि कोई कंपल्सेशन है कि हाँ ये काम करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो देखना नंबर कितना है। बाकी एक बच्चा कह रहा है कि सर जो 3 बार सांस लेते हैं उससे ना एनर्जी मेंटेन हो जाती है। तो चलो 3 बार सांस लेनी है गहरी गहरी, और फिर देखना आप लोगों की एनर्जी कितनी मेंटेन रहेगी। और ये मैं बोलता हूँ खासकर जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हैं, ये काम जरूर करना आप लोग। 3 गहरी गहरी सांस मिनिमम कम से कम आप लोग लेना, ठीक है। चलो 1 2 3, थोड़ा सा रोकना है। तो बड़ा जोश, हाउस द जोश, हाई हुआ कि नहीं हुआ यार। ये ना ऑक्सीजन आप लोगों की लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, जितनी आप लोगों की बॉडी के अंदर रहेगी उतनी आप लोगों के अंदर एनर्जी बनी रहेगी। तो इस तरीके से कोशिश किया होगी। मैं तो ये बोलूँगा कि हर 1 घंटे में अगर आप लोग 10 गहरी गहरी सांसें ले लोगे ना, तो भाई साहब आप लोगों की जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल की मेंटेन रहेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्सनली बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। जिसको जबाई आने लगती है ना, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जबाई आने लगती है, तो आप लोग को क्या करना है, जबाई आते टाइम मुंह पे हाथ कभी नहीं रखना है। क्योंकि जबाई का मतलब है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और बॉडी कह रही है कि भाई साहब ऑक्सीजन आने दो बाहर से, और आप लोग मुंह पे हाथ लगा लेते हो शर्म के मारे फलान ढिमकाना। तो जबाई के लिए मुंह थोड़ा साइड में कर लो, किसी के सामने मत करो, पर लेकिन मुंह पूरा खुलने दो। जितनी अच्छी जो है ऑक्सीजन आप लोगों के शरीर में आएगी, उतनी शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है, और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन भी आप लोग दे पाओगे। ओके, बड़ी ही प्यारी बात है यार। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम किसकी ज़िंदगी में नहीं है, पर लेकिन प्रॉब्लम में अगर कोई आप लोगों को छोड़ के भाग जाए तो उस इंसान को हमेशा शुक्रिया बोलना। क्यों? क्योंकि वो इंसान जानता था कि तुम इस प्रॉब्लम को अकेले ही टैकल कर लोगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबत को अकेले ही निपट सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये एक अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है कि ज़िंदगी में दिक्कतें हर एक इंसान की लाइफ में आती है। स्टार्टिंग में जो वीडियो आप लोगों ने देखी, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिली कि क्या चीज़ें रहती हैं इंसान की ज़िंदगी में। मतलब एक इंसान जो है किस तरीके से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को देखता है। कुछ इंसान ऐसे हैं प्रॉब्लम के नीचे दब के मर गए, और कुछ ऐसे ठान कर खड़े हो गए कि भाई साहब प्रॉब्लम ही तो है, इनको ना एक तरीके से मज़ा सिखाना है इन प्रॉब्लम को। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो हमेशा डटे रहो यार, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी ही है, आप लोगों को हर दिन एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इनके सामने तो डील करना आप लोगों को आ ही जाना चाहिए, और जो इनको इग्नोर करना सीख गया ये पहाड़ बन जाएगा। खुद सोचो, आज का लेक्चर आ गया इग्नोर कर दिया, कल का लेक्चर आ गया इग्नोर कर दिया, तीसरे दिन जोश आया पढ़ने स्टार्ट करे, 2 पहले लेक्चर देख के जोश ढीला हो गया। तो ये क्या हो गया, अब आप लोग देखोगे कि जो लापरवाही आप लोगों ने बरती है वो आप लोग आगे जब देखोगे कि पेंडिंग पड़ गई हैं चीज़ें, या तो आप लोग इनको छोड़ के आगे बढ़ोगे कि हाँ ठीक है आज का स्टार्ट कर लेते हैं, पुराना छोड़ देते हैं। तो या आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस पैटर्न को आगे भी पकड़े रखोगे, 1-2 दिन बीच में गैप कर दिया। तो ये रियलिटी में सीरियसनेस नहीं है यार अपने टारगेट के लिए लेकर, ये तो एक तरीके से हाँ ठीक हो गया कि यहाँ चल रही है बस गड्डी। इन रियलिटी आप लोगों का एक एक दिन मायने रखता है। सुना है ना, अगर घर बनाना है तो घर में से जगह जगह से ईंटें निकाल दो, एक ईंट यहाँ ना लगाओ, एक ईंट वहाँ ना लगाओ, दीवार कैसी रहेगी, घर कैसा रहेगा। खुद सोचो आप लोग, ये नींव भरते टाइम कोई ऐसा करने लगे, खुद सोचो आप लोग कैसा मकान बनेगा। भाई साहब एक भी भूकंप का झटका वो झेल नहीं पाएगा। तो ज़िंदगी में अगर आप लोग ये ऐसी टेंडेंसी रखते हैं तो जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग उसके सामने ढेर मिलोगे। अब आप लोगों को अपने आप देखना है कि ज़िंदगी उसके सामने ढेर करनी है या फिर अपनी समस्याओं को ढेर करना है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, और ये सबके साथ में होता है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि आप लोग स्पेशल कैटेगरी के प्राणी हैं और ये आप लोगों के साथ देखने को मिलता है। ये सबके साथ होती है, बस कोई जो है बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। अब आप लोग को देखना है क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट महान पर्सनैलिटी हैं, भारत रत्न अवॉर्डी हैं। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का नाम इन्होंने जग में रोशन किया। इनका नाम आप लोग को बताना है।
वैसे इनके साथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देखकर बहुत सारे अंदाजा लगा गए होंगे, तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनको पहचान पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आर्टिकल तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, उससे पहले कुछ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो कि होंगे इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट डे है जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। संडे वाली वीडियो में जो है डे डिस्कस नहीं कर पाया था, तो इसलिए वो डे भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे जो है ये बात करता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? माइग्रेंट का मतलब होता है कि आप लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए, और ये किसी न किसी पर्पज से हो सकता है। अगर आप लोगों से मैं पूछूं किस किस पर्पज से आप लोग माइग्रेंट कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कर बताओ कि क्या क्या रीज़न होते हैं इंसान के माइग्रेंट करने के। जैसे कि अगर उसको कहीं पर जॉब चाहिए उसके लिए जाता है, कोई एजुकेशन लेने के लिए जाता है, कई सारे और रीज़न हो जाते हैं, जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं अर्थक्वेक आ गया, ये नेचुरल डिजास्टर जैसी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। या इंसानों के द्वारा किया गया माहौल खराब, कॉन्फ्लिक्ट, ये यानी कि कहीं पर लड़ाई होगी, यूक्रेन से दुनिया भर के लोग माइग्रेट कर गए। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो कि माइग्रेशन के रीजन माने जाते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे काफ़ी लगी यहाँ पर, जो मुझे सोचने के लिए भी कई बार मजबूर करती है। लड़के के जो रीज़न है माइग्रेशन के और जो लड़की के जो रीज़न है माइग्रेशन के, वो दोनों आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेंगे। यानी कि लड़का अक्सर एजुकेशन या फिर काम को लेकर माइग्रेट करता हुआ नजर आता है, और मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो शादी यानी कि मैरिज को लेकर माइग्रेट करती हुई नजर आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है कि लड़कियां जो डिपेंडेंट रहती हैं लड़कों के ऊपर, तो उनकी लाइफ जो है वो किस पैटर्न में चलती है। तो इसीलिए माइग्रेशन वाली जब बात आती है तो लड़कियों के ऊपर स्पेशल फोकस दिया जाता है, क्योंकि उनका माइग्रेशन जो है वो एक ऐसे रीजन की वजह से होता है जिसमें उनकी डिपेंडेंसी सामने वाले के ऊपर बनी रहती है। अगर सामने वाले की ज़िंदगी ठीक चल रही है, अच्छे से वो कमा धमा रहा है, ठीक चल रही है, तो लड़की की लाइफ सही रहती है, और अगर उसकी नहीं चल रही है तो लड़की की लाइफ भी जो है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी में कोई दिक्कत आए तो उसका सोल्यूशन वो जो है निकाल सके। और आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले ही और सारी चीज़ें इग्नोर हो जाए। शादी के ऊपर बहुत फोकस दिया जाता है, शादी हो जाएगी यार। सोचो जिन लड़कियों ने ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं ली है और शादी हो गई, हस्बैंड जो है उल्टा सीधा मिल गया, कोई दारू शराब पीने वाला, उल्टी सीधी कोई हरकतें करने वाला, ठीक है अपन डोमिनेट करने वाला, सामने वाले के ऊपर हाथ उठाने वाला, मतलब कुछ भी कर सकता है वो एक इंसान पर। लेकिन अगर तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो तो भाई साहब जरा सी देर में आप लोग उसको छोड़कर साथ में साइड में निकल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जिंदगी आप लोग की है। और एक तरीके से ऐसा नहीं कि एक दिन की होती है यार जिंदगी, एक एक दिन कटना मुश्किल हो जाता है जब प्रॉब्लम में आती है, कोई ऐसा इंसान साथ में रहने लगता है, जिंदगी बदतर बना देता है। तो ये आप लोग देखो कैसे कैसे उसको सुधारना है। अभी ये जो डे है ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाता है कि कैसे हम लोग जो भी माइग्रेंट रहते हैं या फिर जो रिफ्यूजी रहते हैं, रिफ्यूजी क्या रहते हैं, इनको बोलते हैं शरणार्थी। जैसे जैसे म्यांमार से दुनिया भर के लोग जो है शरण लेने हमारे देश में आ गए। जब म्यांमार में सारी चीज़ें देखने को मिली, 1971 की वॉर, पता है आप लोगों, यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो नया एक राज्य बोल रहा हूँ, नया देश बना, तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो उनके अधिकार भी होने चाहिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएगी, क्योंकि आज की डेट में जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं फिर रिफ्यूजी, उनके भी अधिकार हैं यार, वो भी इंसान है। अक्सर उनको हम लोग इंसानों की तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। ये जो भी फैक्ट्स और फिगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, ये सारे आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए थीम भी यहाँ पर रखी गई, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू द प्राइमरी हेल्थ केयर। आप लोग खुद सोचो, आप लोग कहीं पर माइग्रेट होकर जाते हो, और वहाँ पर जब माइग्रेट होकर जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया में ना तो आप लोग कोई मकान है, घर वाले मकान की तलाश में घूमते हुए स्टार्टिंग में नजर आएंगे। एजुकेशन तो और हेल्थ जो है उसके बारे में कोई सोचता हुआ ही नहीं आप लोगों को मिलेगा। मतलब ये कि जैसे तैसे रोटी मिल जाए और जिंदगी जो है गुजर बसर चलने लगे। तो बच्चों की लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन और हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर के लोगों ने माइग्रेशन किया, तो ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, मतलब मुझे पर्सनली लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर, आप लोग अपनी राय जो है वो बता सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? यानी कि आज की डेट में हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ की संख्या है वो कितनी है, इसके बारे में आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ किस किस को पता है। माइनॉरिटी अगर बात की जाए तो उनके राइट के बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ ये माइनॉरिटी है, और ख़ासकर इसके लिए हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर आर्टिकल भी दे रखे हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पार्ट 3 के अंदर में जब संविधान में आप लोग जाओगे
तो मूल अधिकार हैं जिनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। इसके अंदर में तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30, ये माइनॉरिटी के अधिकारों के बारे में बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट फॉर ऑल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात की जाती है कि वो अपनी चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो देश के अंदर कितनी माइनॉरिटी हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें अगर उनके बारे में कहीं पर लिखा हो। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया और जोरास्ट्रियन यानी कि पारसी। तो टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी हमारे देश के अंदर में। टोटल मिलाकर अगर बात करें देश के अंदर में 2011 का जो सेंसस था, यानी कि जो जनगणना थी 2011 की, अभी बाद में 21 की आएगी, हालांकि 21 पीछे जा चुका है काफ़ी, फिर भी वही है कि कोविड-19 के चलते प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो हमारी कंट्री में एक नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट बनाया गया था 1992 में, तो उसके चलते आप लोग देख सकते हैं माइनॉरिटी को ध्यान रखा जाता है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 19 से 20% जो पॉपुलेशन है हमारे देश में वो माइनॉरिटीज़ की है, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि जो माइनॉरिटी है उनकी पॉपुलेशन आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो 18 दिसंबर जो है वो कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं उनके अधिकारों को, इसके बारे में बात की जाती है और जो जो भी इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड उनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है लोगों को एजुकेट करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए। इसके लिए कई सारे लेक्चर लिए जाते हैं, कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं कि माइनॉरिटी के अधिकारों के बारे में सोचो। एक ऐसा देश जहां पर सब मिलजुल कर रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में थे पर उनकी संख्या बहुत ही ड्रास्टिकली घटती हुई नजर आ रही है, पर लेकिन अपने देश में माइनॉरिटी की संख्या आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप लोग ऐसा देख सकते हैं क्योंकि हमारा देश का संविधान जो है हम लोगों को सपोर्ट करता है एक दूसरे के साथ में रहने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव आप लोग नोट बोल सकते हैं कि हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात की जा रही है वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज, तो यहाँ पर इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है और 18 दिसंबर को ये डे है आप लोगों के सामने, जो कि यहाँ पर इसके सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं। अरब की जो लैंग्वेज है, अरब वर्ल्ड, अरबिक लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और ये यूएन का भी पार्ट है। आज के डेट में अरबिक लैंग्वेज के बारे में आप लोग बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन के अंदर में टोटल कितनी लैंग्वेज है पता है आप लोग को? हिंदी उसमें है या नहीं है? हिंदी नहीं है, इतना बता देता हूँ। उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश है, जी हाँ इंग्लिश है। आप लोगों को बताना है क्या कौन सी लैंग्वेज है। चाइनीज है, जी हाँ चाइनीज है। अरबिक है, जी हाँ। कुछ और बची हुई है, बताइए और कौन कौन सी बची हुई है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूएन की लैंग्वेज के बारे में। बोला जा रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ द अरबिक लैंग्वेज टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसको कैसे और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। हिंदी को भी वहां पर हम लोगों ने एज ए लैंग्वेज के तौर पर सपोर्ट करने के लिए कई सारी मुहिम चलाई। सुषमा स्वराज जी जो कि देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी काम किया। पर वही है, चीजें जो हैं आराम आराम से आगे बढ़ती हैं। तो देखो कब तक हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, डे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ओके, बाकी 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पर देश जो है वो आज़ाद हो गया, पर लेकिन गोवा जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जूझता रहा, क्योंकि पुर्तगालियों के अंडर में हमारा ये पर्टिकुलर गोवा वाला रीजन रहा। ठीक है, आज के में तो आप लोगों ने कई सारे सॉन्ग सुने होंगे गोवा के ऊपर। गोवा में जब घूमने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर सब इंजॉय करते हैं। कई सारे सॉन्ग यहाँ पर आप लोग गोवा के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो गोवा बीच और फलाना ढिमकाना। पर लेकिन इन रियलिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि ये एक ऐसा एरिया था जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास में नहीं था और बाद में जाकर ये हमारे पास में आया। तो गोवा लिबरेशन के बारे में आप लोग ये बात जरूर रखिएगा। इसी के चलते यहाँ पर ऑपरेशन जो मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर ये इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। 19 दिसंबर की बात की जा रही है, तो 30 मई 1987 में जो टेरिटरी है जो गोवा की आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म की गई। दमन दीव ये सारी आप लोग देखते हैं वो यूनियन टेरिटरी के तौर पर यहाँ पर देखने को मिले, और 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है स्टेटहुड फिर गोवा के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार आप लोगों से पूछा भी जाता है, तो ये आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। गोवा भी आप लोगों को नॉर्थ और साउथ दो तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड देखने को मिलता है। ठीक है, कैपिटल गोवा की क्या है तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। कैपिटल चलिए आप लोग बताइए। गोवा की सबसे छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा स्टेट है, पर लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, आप लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन आप लोगों को अगर गोवा की देखोगे तो कहाँ पर है, लोकेशन तो याद होगी ना कहाँ पर है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटक है, बीच में गोवा और कैपिटल पणजी, जो कि मैंने अभी आप लोगों से
यहाँ पर बातें भी की इसके बारे में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी आप लोगों को देखने को मिलती है, और कोंकणी जो लैंग्वेज है यहाँ पर है, जो 22 लैंग्वेज है ना 8वें शेड्यूल के अंदर, उसमें कोंकणी भी देखने को मिलेगी। और आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मणिपुरी, नेपाली और ये कोंकणी 71वां संविधान में संशोधन करके 1992 में ये बेसिकली ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड की गई थी 1992 में। सिंधी जो थी वो 1967 में ये 21st अमेंडमेंट करके ऐड की गई थी। टोटल मिलाकर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर 8 लैंग्वेज जो थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ऐड की गई, क्योंकि पहले कितनी थी 14 लैंग्वेज थी यहाँ पर, तो 14 में 8 ऐड कर दी गई, तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हो गई। और कहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये 8वें शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलती है आज की डेट में। ठीक है, तो 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज ऐड की गई, तो टोटल मिलाकर 14 से लेकर 8 22 लैंग्वेज हो गई। कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब ऐड की गई, ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज है ये याद रखेगा। 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद रखेगा, टोटल मिलाकर 17वां जो पार्ट है जिसमें इसके बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक का, इससे रिलेटेड ये कुछ चीजें हैं। तो बेसिक चीजें हैं। बाकी ज्योग्राफी के बारे में कुछ बात की जाए यहाँ पर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात की जाए, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी गई है नोट्स की फॉर्म में, ताकि अगर कोई कल को क्वेश्चन पूछे तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली याद रख सकें। ये नहीं, इनके पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें, एग्जाम में यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर बात की जा रही है एयर पोल्यूशन के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। और मैं आप लोगों से पुराना भी आर्टिकल यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम है पोल्यूशन को लेकर, वो भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है आर्टिकल, इसलिए है कि यूपीएससी भी ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछ चुकी है। आप लोग देखते हैं 2021 में डिस्क्राइब करना है कि की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर। अभी रिसेंटली रिवाइज किया गया ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन, तो रिसेंटली रिलीज की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द, जो लास्ट अपडेट थी 2005 में, तो उसके चलते इंडिया का जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके बारे में भी यहाँ पर बातें की जा रही है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में। तो काफी डिटेल में आप लोगों से मैं बातें डिस्कस करने वाला हूँ, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसके माइंड में नहीं होना चाहिए इसको लेने के बाद में। ठीक है, क्योंकि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जब पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, ये सोसाइटी के हर एक तबके पर इंपैक्ट डालता है। तो माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी ही अच्छे से चीज़ों को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक पुराना आर्टिकल और एक ये मर्ज कर आप लोग चीज़ों को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानने को मिलेगी। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन होंगे उनको भी आंसर आप लोगों को देना है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में और पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया गया, आप लोग समझेंगे तो काफी सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स, ये बेसिकली इसी के साथ में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और जो पोल्यूशन के अंदर आप लोग का टॉपिक बनता है, वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे, डिटेल में समझेंगे आखिर न्यूज में क्या है और क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ता है, वो सारी बातें भी आप लोग यहां पर समझ पाओगे। पोल्यूशन, जिसको हिंदी में आप लोग प्रदूषण बोलते हैं, काफी खतरनाक चीज है, काफी सारे लोगों की डेथ होकर जाती है इसके थ्रू। और अगर इंडिया, अपने देश भारत के अंदर मैं बात करूं 2019 में 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से 2019 में। 1.6 मिलियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह कि 16 लाख लोगों की जान चली गई है 2019 में पोल्यूशन की वजह से। आप लोग बोला है झूठी बात है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे होता है। पोल्यूशन की जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। और पोल्यूशन वन ऑफ द एक मेजर रीजन होता है उनकी डेथ का, अगर आप लोग इसको ढंग से माइन्यूट लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे तो। अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करें, ओवरऑल जो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ होती है वो है 2.4 मिलियन, यानी कि 24 लाख लोगों की जान जाती है। यानी कि अभी आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर 1.6 यानी कि 16 लाख जाती है, अब 24 बोल दिया। क्या हमारा ही दिन में ही बना रहे हो क्या? बना नहीं रहा हूं, सुधार रहा हूं। मतलब यहां पर मैंने ओनली एयर पोल्यूशन के बारे में बात की है, और यहां पर वाटर, लेड, इसी के साथ में दूसरे जो और पोल्यूशन देखने को मिलते हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें निकल कर आती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी के चलते एक स्टडी की गई है पोल्यूशन एंड हेल्थ। ये एक स्टडी है पोल्यूशन एंड हेल्थ,
ए प्रोग्रेस अपडेट, और ये किसके द्वारा, द लैंसेट जो प्लानिटरी हेल्थ, इसके द्वारा यहां पर ये पब्लिश की गई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और कुछ लिखने के लिए आ जाए पोल्यूशन के बारे में, आप लोगों को कई बार निबंध आ जाते हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में लिखने के लिए, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट जो है काफी डिटेल में कवर करूंगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से कुछ फाइंडिंग्स के बारे में यहां पर बात करूं, तो अगर आप लोग समझेंगे, ग्लोबली एयर पोल्यूशन अकेला जो है वो 66.7 लाख लोगों की डेथ करके चला गया। आप लोग बोलोगे यार हमारे देश में ही ज्यादा होगी, यहां पर अभी आपने बताया लगभग 16 लाख लोगों की जान हमारे देश में चली गई और पूरी दुनिया में 66 लाख लोग ही मरे इससे। रीजन क्या है, अगर पोल्यूशन की रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग उठाकर देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड एरिया कहां कहां पर आते हैं, आप लोगों को मैक्सिमम जो है अपने देश की सिटीज वहां पर नजर आएंगी। तो इसीलिए वो पोल्यूशन जो है वो हमारी नसों में दौड़ रहा है, उसकी वजह से यहां पर ये बातें निकल कर आती है। अगर ओवरऑल पोल्यूशन रिलेटेड रेस्पॉन्सिबल एस्टिमेशन डेथ के बारे में बात करें 2019 में ओवरऑल की बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है कि हर छठे में से एक जो इंसान है वर्ल्ड वाइड, उसकी डेथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। 2019 का डेटा है ये आप लोगों के सामने, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, 80 करोड़ जो चिल्ड्रन है वो एस्टिमेट, ये एक तरीके से उनके अंदर जब चेक किया गया तो ब्लड में उनके लेड यानी कि सीसे की मात्रा जो है काफी ज्यादा देखने को मिली। जो हम लोग खाते पीते हैं ना, उससे आप लोगों को ये सारी चीजें सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे समझने के लायक है काफी ज्यादा तरीके से। ये जो क्वांटिटी एक्सीड हो चुके हैं 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो ये आप लोगों को यहां पर इसकी मात्रा देखने को मिलेगी। एयर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से, केमिकल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, एजिंग जो है उसकी वजह से, और इसी के साथ में जो भी आज के डेट में पोल्यूशन को एक्सपोज हम लोग हो रहे हैं, पोल्यूशन के सामने हर टाइम हम लोग रहते हैं, उसकी वजह से फोसिल फ्यूल जो एयर पोल्यूशन में होता है उसकी वजह से आज की डेट में 8 बिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कॉस्ट बताई जा रही है पोल्यूशन की जो दुनिया को नुकसान हो रहा है, अपने देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूं। 8 बिलियन एक ह्यूज मनी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर किसी कंट्री को श्रीलंका को दे दे तो श्रीलंका जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक दिन में पूरी दुनिया को इतना नुकसान हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और ये मैक्सिमम पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें हमारा योगदान काफी ज्यादा आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ बातें मैंने बता दी है, कुछ और बातें जान लो अपने ही देश के बारे में। एयर पोल्यूशन के मैंने बताया 16 लाख के करीब लोगों की डेथ हुई 2019 में, 17.8 है ओवरऑल डेथ जो भी देश के अंदर हुई है। हम लोग बोलते हैं ना अभी कोविड-19 की वजह से कितने सारे लोगों की जान चलेगी, भाई साहब ये आप लोग गिनते भी नहीं हो, ये जो लोगों की डेथ हो रही है इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ यहां पर इसके द्वारा बताई गई है। 9.8 लाख जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 6.1 लाख जो है वो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। हाउस होल्ड में, घरों में आप लोगों ने देखा होगा चूल्हे के ऊपर जो बेसिकली सब्जी खाना बनाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों ने देखा है नॉर्मली जो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, ये जाने अनजाने में हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं। तो दो तरीके के पोल्यूशन होते हैं, इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्सट्रीम पुअर्टी वाले जो लोग होते हैं, जो काफी गरीब तबका है सोसाइटी का, एक तो इंडोर पोल्यूशन की वजह से मरता है, और दूसरा वाटर पोल्यूशन, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा उस इंसान को, और दूसरा यहां पर अगर बात करें घरों में चूल्हे वगैरह जो जलाए जाते हैं उनमें गोबर उपले या फिर लकड़ियां वगैरह इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं की डेथ होती है, और मैक्सिमम ये चीजें देखने को मिलेगी। सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन बन जाती है जहां कोई इंडस्ट्री है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी दिल्ली के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नॉर्मली आप लोगों को ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है, सारी इंडस्ट्री एनसीआर वाले रीजन में निकाल दी है, यानी कि गाजियाबाद, मेरठ, अलवर, ये सारा जो आसपास वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, वहां पर इंडस्ट्री निकाल दी उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पोल्यूशन फैला रहा है, तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं चाहिए, आसपास के लोग मरते रहो, ठीक है। और ये हर एक गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि अपने रहने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में यहां पर कोई बाहर का डिग्नेटरी आता है तो ये बोलते हैं कि उसने इतने टाइम में इतनी सारा पोल्यूशन पी लिया है। और याद होगा बराक ओबामा साहब जब स्टार्टिंग में आया करते थे तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे हा हुल्ला भी हुए थे कि इंडिया के अंदर जाओगे इतना पोल्यूशन पीकर आओगे, इंडिया तो पोल्यूटेड कंट्री है। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर रेगुलरली देखने को मिलते हैं। इंडिया स्पेसिफिक हाईलाइट के बारे में बात करते हैं, वर्स्ट अफेक्टेड लोग कौन है? एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा किस एरिया में अफेक्टेड लोग नजर आएंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये वो रीजन है जहां से हमारी जो प्यारी गंगा रिवर है वो बहते हुए जाती है, तो इस प्लेन को इंडो गैंगेटिक प्लेन की कैटेगरी में आप लोग रख देते हैं। अगर मैप में भी आप लोग देखोगे तो जहां जहां से गंगा रिवर बहकर जा रही है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा रीजन आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की डेथ जो होती है वो पोल्यूशन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है, और न्यू दिल्ली और मैनी मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटी है वो इंडिया के अंदर नजर आती है।
काफी बड़ा रीजन क्या है, अगर कोई कोज आप लोगों से पूछने लगे, जो भी हम लोग जलाते हैं घास फूस जो हम लोग जलाते हैं आज के में, सिंगल लार्जेस्ट कोज आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी बड़ा। और कंजप्शन ऑफ द कोयल और क्रोप जो बर्निंग होती है आज की डेट में आप लोगों को ये नजर आता है, जो बिजली आप लोग घरों में यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम बिजली हम लोग कोयले से बना रहे हैं और ये कोयला काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अभी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करना पड़ता ही पड़ता है। और यहीं से ही आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो लेड है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। 27 करोड़ बच्चे आज के दिन में इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक लॉस के बारे में अगर बात करें 2020 से लेकर 2019 तक का 1% जीडीपी का खा चुका है यहां पर ये पोल्यूशन। जीडीपी में 1% बढ़ाने में ना इंसान जो है उसके घुटनों पर आ जाता है, पर लेकिन यहां पर आप लोग देखो तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोज को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो नेचुरल कोज होंगे, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, जब यहां पर नहीं कहीं पर जंगल में आग लग गई, हमारे हाथ में तो नहीं है, जंगल में आग लग गई, कुछ हमारे हाथ में भी है कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, नेचुरल फायर लग गई। पर लेकिन कहीं पर बवंडर आ गया, कहीं पर हवा चली ताबड़तोड़, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है वो एटलीस्ट हम लोग को सुधारना चाहिए। तो मैन मेड जो कोज है, जैसे फ्यूसिल फ्यूल, रोड पर साइकिल चलाएं गाड़ी की जगह, जहां पर मोटरसाइकिल लेकर जानी है, कम से कम एटलीस्ट 5 किलोमीटर तक हम लोग एटलीस्ट साइकिल डेली चला सकते हैं आसानी से। तो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से हम लोग। यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल गए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कई जगह तो ऐसे बना कर तोड़ रहे हैं क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में फैक्ट्री दुनिया भर की देखने को मिलेगी, जिसमें से पानी भी बुरा निकलता है, धुआं भी निकलता है और इसके साथ में आसपास वाले एरिया को बर्बाद करता है केमिकल निकलकर। तो पानी बेकार हो गया, धुआं बेकार हो गया, यानी कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और केमिकल तो अब जोड़ लो, ये तो पूरी देह का पोल्यूशन हो गया। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां से बाहर तो आप लोग ये सारी चीजें खाते पीते हो ही हो, जब घर में आप लोग जाते हो अपने, तो वहां पर रही सही कसर पूरी हो जाती है। अगर घर में आज भी उपले गोबर की और ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं तो वो एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। और एक और नेक्स्ट लेवल है जो रही सही कसर और पूरी कर देता है, बुरा मत मानिएगा पर लेकिन रियलिटी है, वो है स्मोकिंग करना। यानी कि ऑलरेडी इतना स्मोक बाहर कर लेता है इंसान, उसके बाद में जब बीड़ी सिगरेट पीता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर चीजों को ले जाकर रख देता है, वो और ज्यादा इंसान को बीमार बना देता है। तो यहां से एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को नजर आएगी, पोल्यूशन की वजह से चीजें और बर्बाद होती हुई नजर आएंगी। अब आप लोगों को यहां पर एक डेटा दिखा रहा हूं जिसको सोचकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आप लोगों को सुना होगा बहुत सारे यार लोगों ने एक दूसरे गोली मारकर हत्या कर दी, बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलेंगे। रोड में एक्सीडेंट हो गए 1.5 लाख के करीब है, पर लेकिन इसके हिसाब से बहुत कम है। एड्स से मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, ड्रग्स एल्कोहल का दारू का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, मेल न्यूट्रिशन का शिकार या फिर कोई और रीजन में महिला और बच्चों की डेथ देखी जाएगी। इसको सबको अगर एक साइड रख दो और एक साइड में आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा, ठीक है, स्मोकिंग एंड एक तरीके से सेकंड हैंड स्मोकिंग। मान लीजिए मैं सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, मेरे साथ में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो वो पैसिव स्मोकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। और रही सही बाकी टोटल पोल्यूशन की वजह से, तो यहां पर हम लोग इनके ऊपर महामाही वो नहीं त्राहिमाम चिल्लाते रहते हैं, पर लेकिन जो रियलिटी में जो मेन कोज है जिसकी वजह से लाखों लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये है रीजन जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चलना है, और इस रीजन को जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बेसिकली बता सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में हम लोग क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्री को हम लोग को प्लांट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करना चाहिए, बाइसिकल सबसे बेस्ट आप लोगों को नेचर फ्रेंडली देखने को मिलेगा, हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ, यानी कि पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी आप लोगों की सही रहेगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सोर्स यहां पर छतों पर क्या ले, सोलर पैनल यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, एक इंसान अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है, ठीक है, चलो सही है कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो आप लोगों का एक नहीं, मान लीजिए आप लोग किससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास में कोई सामान नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जा सकते हैं, ठीक है, किससे मिलने जा रहे हैं, या फिर आप लोग की गाड़ी में 4-5 आदमी समझ में आता है, फिर सही है गाड़ी लेकर चलो। अकेला इंसान गाड़ी लेकर जा रहा है, ठीक है, रीजन उनकी इंसान की भी गलती नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो गाड़ी का ऑल्टरनेटिव कर सके, वरना किसको ज्यादा दिक्कत है। सोचो अगर ऑल्टरनेटिव इतना अच्छा हो जाए कि इंसान को अपनी चीजें निकालने से ज्यादा लगेगा यार वो सही है, फालतू में क्या इसको निकाल के चलो, खुद चलाना पड़ेगा, बैठ के जाऊंगा ना मजे में, वो वाली चीजें। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आउटडोर जो भी पोल्यूशन है यहां पर, अगर ये सारी चीजें आप लोग देखोगे, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, हाउस की एनर्जी, एग्रीकल्चर, पेस्ट, ये सारी चीजें देखोगे, और दूसरी साइड में यहां पर रिड्यूस करने के लिए ये चीजें देखोगे, तो इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अगर रियलिटी में हेल्थ सुधारना चाहते हैं, वरना हेल्थ नहीं सुधरेगी, हेल्थ जो है वो और ज्यादा बर्बाद होती नजर आएगी। और इससे दिल की बीमारी, लंग की बीमारी, अस्थमा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, आंखों में बीमारी, स्ट्रोक हो गया, रिड्यूस लाइफ स्पैन, इंसान की जिंदगी घटती जा रही है इन सब चीजों की वजह से, ये आप लोगों के सामने नजर आती है चीजें। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है और सॉल्यूशन सारे आप लोगों के सामने ही है।
रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को वेस्ट को अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। ग्रीन बिल्डिंग आप लोगों को बनानी पड़ेगी, पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगाओ। आप लोगों को रेगुलर लगभग 2-4 दिनों के अंदर डेली कोई ना कोई मुझे जो ट्विटर के ऊपर टैग करता है, मैंने बोला था ना कि SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, आप लोग ये हैशटैग करके मुझे टैग किया करो जब भी कोई पेड़ लगाया करो। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो इससे आप लोगों की लाइफ जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होगी आसपास वाले एरिया में। और हर एक इंसान अगर इस तरीके से काम करने लगा, देखते ही देखते यार सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। वो नहीं कहते आप लोग, हम लोकल भाषा में बोलते हैं कि ये जरा सी देर में, एक वर्ड है कि लहंबे के में चीज चेंज हो जाएगी, एक ऐसा वर्ड है जो कि बड़ी जल्दी फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोग काम करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी लगाया था यहाँ पर स्मोक टावर, कई जगह और लगाया जा रहा है, धुएं को सोखेगा और प्योर हवा निकालेगा। पर लेकिन सोचो, हमारे पेड़ पौधों से ज्यादा पावरफुल कुछ है अगर हम लोग उसको लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया भर की स्कीम चला रखी है, पर लेकिन लोग अवेयर नहीं है इनके बारे में। अगर बात करें गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें बता रखी है। इसी के साथ में एयर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता रखी है। CNG LPG इनको कैसे लेकर चलना है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च कर दिया। भारत स्टेज 4 से सीधे भारत स्टेज 6 पर जंप मार गए, 5वें को गैप कर गए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। बर्निंग जो है बायोमास उसके ऊपर देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें, एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया था 1981 में, आज की बात नहीं है, पुराने टाइम की बातें हैं, ठीक है। बाबा आदम के जमाने से काम चला हुआ है, हमको अब समझ में आ रहा है। 24/7 यहां पर 17th ये हाईलाइट पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। इसी के साथ में यहां पर पोल्यूशन एमिटिंग क्रैकर जो बेसिकली बनाए जा रहे हैं कि जो पटाखे चलाओ ऐसे छुड़ाओ जो कि ग्रीन क्रैकर हो, उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो एक दिल्ली आइडेंटिफाइड सोर्स वाइज ये यहां पर लेवल एयर पोल्यूशन के बारे में बात की, कैसे यहां पर देखना है और कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है। और यहां पर आप लोगों के सामने रहता भी है। नॉर्मली हमारी कंट्री में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम लगती है, मैक्सिमम सिटी आप लोगों को 2 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। अगर इनको ध्यान से आप लोग देख पाओगे, ये जो 2 कैटेगरी है ना यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, और इसमें भी बहुत सारी पहुंची नजर आएंगी। यहां तो कोई खुशनसीब होगा जो इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है यहाँ पर 0 से लेके 5 तक गुड होता है, 51 से लेके 100 तक सेटिस्फैक्टरी होता है, 100 से लेके 200 तक यहाँ पर मॉडरेट होता है। यहां तक कहानी ठीक है, इसके ऊपर कहानी खराब है, सॉरी। 201 से लेके पुअर हो गया स्टार्ट 300 तक, 301 से लेके 400 तक वेरी प्योर, और मैक्सिमम कई तो यहां देखने को मिल जाते हैं। भाई साहब बीमार इंसान हो रहे हैं इतनी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इसके ऊपर मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है सफर के बारे में। ये सफर नहीं है कि सफर करना इंसान को या फिर कहीं सफर में जाना, ठीक है। ये सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बन चुके हैं। इंडिया में दिल्ली के अंदर बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में इसके आप लोगों को सिटीज में इसके एरिया देखने को मिलेंगे। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया, और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग देता है, वेदर फोरकास्टिंग बताता है अलग अलग पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, और 72 घंटे पहले तो वार्निंग दे देता है अगर कोई दिक्कतें होती हैं, ताकि सॉल्यूशन आप लोग निकाल सको। इसमें ये यहां तक बेंजीन, टोलुइन, ये सारी जो बेसिकली ज़ाइलिन, मरकरी, ये भी यहां पर एक तरीके से इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर यहां से कल को कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ आ जाता है तो आप लोगों को इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी। अब इतनी मेहनत करके यार पढ़ाई है तो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। अब क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलो, वो भी अच्छे थे ताकि मुझे लगे कि हाँ पढ़ाया आप लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन सफर के बारे में कर लेते हैं। बात की जा रही है सफर जो है ये डेवलप किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये इंट्रीगल पार्ट है, यहाँ पर फर्स्ट एयर क्वालिटी जो अर्थ वार्निंग सिस्टम ऑपरेटेड इन दिल्ली। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों के हिसाब से बात करूं, अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर डेवलप किसके द्वारा किया गया, IITM पुणे के द्वारा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेवलप किया गया बेसिकली पुणे के द्वारा, तो बी आंसर सही यहाँ पर, ना कि फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बी आंसर, ओके। बाकी टाइप ऑफ पोल्यूशन से भी रिलेटेड अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये नॉर्मल सी चीजें से एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, तो ये अलग अलग तरीके के पोल्यूशन होते हैं जो कि आज के डेट में हमारे इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। इनका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है।
2020 में क्वेश्चन पूछा गया और यहां पर अगर थोड़ा सा आप लोग चीजों को सोचकर चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। जैसे यहां पर बेंजीन पॉल्यूशन के बारे में बात की गई है, अगर सारे पॉइंट आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। यहां पर बात की जा रही है ऑटोमोबाइल, यानी कि जो भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है। टबैको स्मोक, धुआं निकलता है। वुड बर्निंग, धुआं निकलता है। यूजिंग वार्निश वुड फर्नीचर, यानी कि जो वार्निश यूज की जाती है वुड फर्नीचर पर, धुआं नहीं निकलता है। यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ द पॉलिथीन, ठीक है, तो प्रोडक्ट है इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर वैसे आप लोग चले यहां पर तो नॉर्मली जो बेंजीन है यहां पर अगर बात करें से वोल्केनो फटते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, बेसिकली उस तरीके से ना, जब ये सारी चीजें होती है तो वहां से आप लोग काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता हुआ नजर जाता है। तो अगर थोड़ा सा यहां पर आप लोग कॉमन पॉइंट लगाओगे कि आप लोग जो बेसिकली ये जो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना सीखोगे कि यहां पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये ट्रिक आप लोग इस्तेमाल करना सीख गए तो काफी कुछ आप लोगों को यहां पर फायदा होता है इसका नजर आएगा। तो ये जरूर याद रखना। तो अभी पोल्यूशन के बारे में बात करें, जैसे बेंजीन के बारे में मैंने बात की, अभी नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू निकलता है, वोल्केनो हो गया, फॉरेस्ट में फायर लग गई, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे मैंने बताया अभी यहां पर टबैको आप लोग पी रहे हो, ठीक है, वुड बर्न कर रहे हो यहां पर, ठीक है, फ्यूल कोई इस तरीके से जलाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कहीं आग लग रही है, तो उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां पर आप लोग को आंसर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो चीजें होती हैं फिर, ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग यहां पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे होती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि ये एक तरीके से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो एटमॉस्फेयर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि किसी सोर्स से निकलते हैं। जैसे कि आप लोग व्हीकल चला रहे हैं, पावर प्लांट चला रहे हैं, उससे नहीं निकलते हैं, ये डायरेक्टली आप लोगों को यहां पर एक तरीके से एटमॉस्फेयर से नजर आएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाई, ये सल्फर जो ट्राइऑक्साइड हो गया, इसी के साथ में ओजोन हो गया, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूशन की कैटेगरी में आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका, सॉरी आंसर हो गया यहां पर, एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर बेसिकली प्राइमरी पोल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि आप लोग व्हीकल से निकलते हैं, कुछ जलाते हैं उससे निकलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलता है उससे, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीजें। पर लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें, ओजोन हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है, पोल्यूटेंट जो एक तरीके से फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो ये आप लोगों को यहां पर नजर होगा, ना कि यहां से निकल कर ही आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो आंसर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे देश को इंटीग्रेट करने की क्षमता है, यानी कि पावर है, और इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये एक ऐसा पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं, जो कि न्यूज़ होती है जो आई और चली गई, और प्रोग्राम क्या होता है जो लंबे समय तक चले। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 17 नवंबर से स्टार्ट होकर 16 दिसंबर तक यहाँ पर ये चलने वाला है, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर वन्नकम काशी। यहाँ पर काशी तमिल संगम बेसिकली इसको बोला गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है काशी, यानी कि बनारस, और आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा यहाँ पर जो संगम लिटरेचर नॉर्मली अगर बात करें तो एक तरीके से नॉर्थ का साउथ के साथ में संगम किया जा रहा है, यानी कि यूनिटी जो देश की है उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। आप लोगों ने सुना ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविध, हमारे देश में बहुत सारी आप लोगों को भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, पर फिर भी हम लोग यूनाइट रहते हैं। तो उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चला गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पीआईबी के द्वारा काफ़ी डिटेल में कवर भी किया गया यहाँ पर, क्योंकि हमारा देश जो है ना यार, वो 130 करोड़ लोगों से मिलकर बना हुआ है, अब तो इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इतने सारे लोग जो हैं, आप लोगों को अलग अलग भाषा, अलग अलग रहन सहन, खान पान आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने सारे लोगों को यूनाइट करके रखना ये कोई आसान काम नहीं है, पर फिर भी हमारा संविधान, हमारी कल्चर, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर रह रहे हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, हम अपने देश को जिस तरीके से आगे लेकर चलेंगे, तो एक तरीके से ये एक ऐसा ड्यूरेशन आप लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर एक स्ट्रॉन्ग देश रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी इस दुनिया पर रूल कर पाएंगे। अगर बात करें इस दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की, तो वैसे हम लोग कर चुके हैं। ध्यान से अगर देखोगे दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें हमारे देश के सीईओ आप लोग को देखने को मिलेंगे। यूके के अब तो प्राइम मिनिस्टर भी अपने देश के मूल के हो गए, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर काशी तमिल संगम जो है वो 1 महीने का प्रोग्राम है लॉन्ग, यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइज कराया गया उत्तर प्रदेश वाराणसी। वाराणसी क्या है?
वाराणसी या फिर काशी बोल लो आप लोग, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मेरा भी कनेक्शन है बनारस के साथ में, क्योंकि मेरा एयरफोर्स का जब एसएसबी हुआ था वो तो बनारस में हुआ था तो मतलब उस टाइम पर तो ये बेसिकली मतलब काफ़ी अच्छा लगा था मुझे जब बनारस में मैं गया था, तब से मैं नहीं विजिट किया हूँ। तो बेसिकली अपनी देश की अगर आप लोग कल्चर देखोगे ना यार, वो आप लोगों को नजर आएगी जब आप लोग किसी लोकल एरिया में जाओगे वहाँ पर, ठीक है। कहीं पर आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पर उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के कपड़े देखने को मिलेंगे, वहाँ का खान पान आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोकल भाषा में लोग आप लोगों को बातें करते हुए नजर आएंगे। तब आप लोगों को मजा है उस चीज़ को निहारने का, खड़े होके उस डाइवर्सिटी को देखने का। किताबों में पढ़ना अलग चीज़ होती है, उसको ग्राउंड लेवल पर फील करना वो बिल्कुल अलग चीज़ है यार, अगर आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और बनारस के घाट पर कौन कौन गया है, अच्छा कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो बनारस से आते हैं बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी खूबसूरती जानते ही होंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से पूछा जाए कि काशी तमिल संगम ये जो प्रोग्राम है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, सबसे पहला ऑप्शन होगा आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आप लोग बोलोगे इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती, 100% बिल्कुल सही आंसर है। नंबर पक्का हो गया, नंबर पक्का नहीं हो गया, नंबर उड़ गया, ठीक है। तो नंबर क्या हो गया, छुरमुर हो गया, ठीक है तो ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसके मिनिस्टर कौन है आप लोगों को बताना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑर्गेनाइज कराया गया, पर लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको, वो कर रहा है आईआईटी मद्रास यानी कि चेन्नई, जो कि आज के डेट में आप लोग बोलते हो, और बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। नॉर्थ और साउथ की कल्चर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में हम लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग सोचिए, जब आप लोग किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, किसी ऐसे, क्या मैं आप लोग को बताऊं, जब भी किसी एसएलवी फैमिली मेंबर से बात करता हूं, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उससे बात करता हूं, तो एक तरीके से, या फिर कहीं बाहर जा रहा हूं, कोई मिल गया रास्ते में उससे बात करता हूं, तो यार बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे नई सीखने को मिलती हैं। मतलब आप लोग देखो, कोई ऐसा इंसान है जो मेरी एरिया का है, वो तो जैसी बात करेगा करेगा, पर लेकिन अगर कोई दूसरी एक तरीके से स्टेट का कोई बंदा मिल गया, तो उसका जो बात करने का तरीका, उसका एक तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत डिफरेंट होती है। मतलब उससे बात करके इतना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब एक तरीके से देखो आप लोग, यहाँ पर हर एक इंसान के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है। तो ये कल्चर है। अगर हम लोग एक इंसान की बात इतने लेवल पर कर सकते हैं, अगर बात करूं आप लोग पूरी एक सिटी की बात एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, एक राज्य को एक दूसरे राज्य के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं एक देश को दूसरे देश के साथ में जब कनेक्ट करते हैं ना, तो एक शब्द यूज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब भी क्रिकेट होता था, तो इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन भी नॉर्मल होने लगते थे। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना, अपनी कल्चर का इस्तेमाल करना। हमारे देश की जो मूवीज है ना, वो कई सारे देशों में देखी जाती है और बहुत सारे फैन भी हैं अलग अलग देशों में। तो ये होती है हमारी कल्चर जो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करती है। हमारे देश के लोग एक दूसरे देश के साथ में कनेक्ट हैं, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना। और ये कई बार कई सारे कंट्री में, कई सारी कंट्री के साथ में रिलेशन सुधार देती है। इसी के ऊपर क्वेश्चन भी है, ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी इज ए सोर्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो सॉफ्ट पावर होती क्या है, कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग लोगों के कनेक्शन के पॉइंट ऑफ से बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारे देश में, जैसे भूकंप आया था नेपाल में, हमारे देश ने बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया। आज की डेट में अगर बात करें, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इंडिया का नाम भी अगर आप लोग ले तो रेस्पेक्ट से देखते हैं। अफगानिस्तान के लोगों से जाकर पूछो इंडिया के लोग कैसे हैं, वहां पर वो अलग बात है कि तालिबान रूल कर रहा है, पर लेकिन उनके जो लोकल लोग हैं उनके मन में आप लोग अगर इंडिया की इज्जत के बारे में बात करो, तो पाकिस्तान के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट आप लोगों को इंडियन लोगों की अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोगों ने वहां पर यूनिवर्सिटी बनवाई, डैम बनवाए, सड़कें बनवाई, एजुकेशन पे काम किया, एग्रीकल्चर पे काम किया। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये होती है एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बनाने का तरीका, ठीक है। तो ये कल्चर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बुद्धिज्म एक ऐसी नींव है जो कि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है, कई सारी कंट्री को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जब कल्चर के बारे में कोई बात करे तो आप लोग उसको जरूर याद रखेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल और जो सिविलाइजेशन कनेक्शन होते हैं दो देशों के बीच में, आप लोग देख सकते हैं वो भी काफी बड़े होते हैं। जैसे पुराने टाइम पर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार हुआ करता था मेसोपोटामिया के साथ में। पढ़ा है ना हिस्ट्री में, एनसीईआरटीज में सारी चीजें हैं, ये पढ़ी है
पढ़ लिया करो। जिसने पढ़ी है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी है पढ़ लिया करो, ठीक है। बहुत ही बेस है वो। एनसीईआरटी आप लोगों को एक ऐसे लेवल पर ले जाकर बैठा देगी जहां से आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी है क्या, कोई मेरे से पूछे। घर बनता हुआ देखा है कभी? घर जब घर बनता है तो पहले जमीन को पीट पीट कर, ठोक पीट कर एक तह बनाई जाती है उसकी, फिर उसके चारों ओर आप लोगों ने देखा होगा बाउंड्री की जाती है। तो जो बाउंड्री करने के बाद में ऊपर जो घर खड़ा होता है ना, वो तो आप लोगों की स्टैंडर्ड किताबें हैं, पर जो बाउंड्री है ना, जिस पर पूरा घर टिका हुआ है, वो जो नींव है, वो जो उसके अंदर जो नीचे जो नींव दबी ना, वो नीचे जो बिल्कुल एक नीचे वाला जो सतह के बिल्कुल नीचे है, वो आप लोग की एनसीईआरटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी पढ़कर आप लोग कंप्लीटली सिलेक्शन ले लोगे, पर बिना एनसीईआरटी के भी सिलेक्शन आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन लेकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन कनेक्शन, यहां पर हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ को कल्चर और नॉलेज के बेस पर साउथ के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत बड़ा रीजन यहां पर यह भी है, जब हम लोग बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, अगर बात करें यहाँ पर, ये बहुत ही बड़ा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये टैक्टिक्स बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर। जब यहाँ पर आज की डेट में हम लोग हिंदी को बोलते हैं कि नेशनल लेवल की लैंग्वेज हम लोग को बनाना चाहिए, जैसे चाइना में देखते हो चाइनीज, जर्मन, जापानीज, ये सारी अपनी लैंग्वेज के ऊपर खेलते हैं, उसको यूनाइट करके रखते हैं। तो हमारी आप लोग ये कमजोरी बोल सकते हो कि इतनी सारी हमारे पास में लैंग्वेज है, कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, पर लेकिन आप लोग इसको अपनी ताकत भी बोल सकते हो। हमारी डाइवर्सिटी इतनी सारी है, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सोचो, एक घर में 4 लड़के हैं भाई साहब, एक जो है वो आईएएस ऑफिसर है, एक जो है वो आईपीएस ऑफिसर है, एक जो है बहुत बड़े वाला बिजनेसमैन है, एक जो है भाई साहब गांव का जमींदार है पूरा ताकतवर। तो सोचो चारों के चारों कैसे स्तंभ है। उस बाप को सोचो, बाप कैसा सोचता होगा, शेर पाले भाई साहब घर में मैंने, ठीक है, वो वाली फीलिंग आती है। तो उस तरीके से देखो, तो यानी कि समझ सकते हैं, पता चला कोई बिजनेस चल रहा है, एक ही बिजनेस पर सारे टिके हुए हैं, और कोविड-19 आ गया, बिजनेस बर्बाद हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब क्या होगा पूरे घर की हालत। तो इसलिए कहते हैं कि डाइवर्सिटी अच्छी होती है अगर आप लोगों को उसमें एक तरीके से ढंग से उसको यूटिलाइज करना सीखो, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाती है अगर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में कट्टरपंथी पर आ जाए, तो फिर दिक्कत भी हो जाती है। पता चला सारू की वाइफ हो गई, शादी हो गई, सारू की वाइफ जो है वो एक दूसरे का हाथ पैर खींच रही है, ठीक है, एक साथ में ही नहीं आने दे रही है सारू को, तो वहाँ दिक्कत है। इसलिए अलग अलग रिलीजन के जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो लोग वहां पर दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो क्या होते हैं, अपने रिलीजन को दूसरे के साथ में कंपेयर करके उससे ऊपर मानने लगते हैं। जब तक हम लोग एक दूसरे को एक समान मानते रहेंगे तब तक कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप लोग हमेशा देखने को मिलेगा। और हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, हम तो पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं भाई साहब, तो हम लोग अपने देश को अपना घर मानकर अच्छे से नहीं चलेंगे। तो ये चीजें है, इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी लार्ज स्केल पर एम्फेसिस किया जा रहा है कि कैसे हम लोग सिंक्रोनस कर सकते हैं, और माइंड के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि वहाँ पर बच्चों के माइंड को डेवलप करने की बात की जा रही है, ना कि उनको रट्टू तोता बनाने की बात की जा रही है। उसने मेरा दिल छू लिया, रियलिटी में बोल रहा हूँ, यानी कि आई मीन इट, जब मैं ये बात आप लोगों से कर रहा हूँ। ये एजुकेशन पॉलिसी जब ढंग से इंप्लीमेंट हो जाएगी ना भाई साहब, देश को चेंज करके जाएगी अगर सिस्टमेटिक वे में इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। पर दिक्कत कहाँ पर आती है, वो आती है जब आप लोग देखते हो हमारे संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट, और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। एजुकेशन का जो सबसेक्ट है वो रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगे। अब सेंटर ने तो अपना काम कर दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी, अब स्टेट इसको किस लेवल पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे यहां पर पता चलेगा कि चीजें कितनी आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि यहां पर एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, एक चेंज सोसाइटी के अंदर लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जब कंप्यूटर यूज किए गए थे ना उस टाइम पर भाई साहब इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ये लग रहा था कि लोगों की जॉब चली जाएगी, और उसी कंप्यूटर के बिना अगर बोल दूं आज जिंदगी तो लोगों की पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये समझ सकते हैं आप लोग। तो जब चेंज होता है ना वो थोड़ा सा दर्द देता है। आप लोग खुद देखो, शरीर अगर आप लोगों का थोड़ा सा एक तरीके से टाइट हो चुका है, मतलब एक तरीके से फैट हो चुका है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे ना भाई साहब, बदन में पॉइंट पॉइंट पर आप लोगों को जो दर्द होगा ना वो आप ही लोग फील कर सकते हो। पर लेकिन फिर देखना जब चीजें सही तरीके से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, वो दर्द आप लोगों का जब एक तरीके से घटना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप लोग एक्सरसाइज करोगे और बॉडी शेप में आना स्टार्ट होगी, वो जो मजा देगा ना वो किसी अमृत से कम नहीं होगा फिर आप लोगों के लिए। तो ऐसे आप लोग चीजों को देख सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज में आप लोग को दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। तो वो चीजें हैं। तो जिसको हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है उसको इंग्लिश सीखने में दर्द हो रहा है तो भाई साहब सीखो, उसको दर्द होगा स्टार्टिंग में, पर पूरी जिंदगी में
वो काम आने वाली है। ऐसी चीज़ नहीं है कि आज काम आएगी इसके बाद में काम नहीं आएगी। वो आप लोगों के कैलकुलस के या फिर केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं है जो कभी काम नहीं आएंगे। हालांकि काम तो वो भी आते हैं अगर ढंग से देखो जाए, ठीक है। नमक NaCl पूरी जिंदगी काम आएगा, ठीक है। पानी H2O के बिना आप लोग जी नहीं सकते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रियलिटी यहाँ पर यही है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम आती है ना, उनको सोल्यूशन निकाल कर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि हमेशा आप लोग देखिए चीज़ों को, जहाँ जहाँ पर इंसान के सामने प्रॉब्लम आई उसने सोल्यूशन निकाला, आगे बढ़ा, उसकी जिंदगी एक अलग ही पैटर्न में चेंज हो गई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द देगी जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हो पाएगी पर फिर भी इंप्लीमेंट करनी है। पर जब इंप्लीमेंट हो जाएगी तो शानदार तरीके से ये अपने आप में ही देश को यूनाइट करके भी यहाँ पर जाएगी, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये काफी एक अच्छा प्रोग्राम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर एक राज्य का एक राज्य के साथ में कनेक्शन होना चाहिए और ऐसे ही ये बीच बीच में चलता रहना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश को अभी तमिलनाडु के साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर तमिलनाडु को जो है नॉर्थ ईस्ट में आसाम के साथ में कनेक्ट कर दो, आसाम को जो है वो गुजरात के साथ में उसकी कल्चर को कनेक्ट कर दो, गुजरात को जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ में कनेक्ट कर दो। और कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम स्कूल के लेवल पर, गेम्स के लेवल पर, कल्चर के प्रोग्राम्स के लेवल पर बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्शन कर कर उनको आगे लेकर चल सकते हैं। आप लोग क्या राय इसमें, यस या फिर नो, बताइए जरा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूंगा जो कि इस टॉपिक को कंप्लीट करेगी, और उसके बिना ये टॉपिक भी अधूरा है क्योंकि बात कर रहे हैं काशी और तमिल कनेक्शन यानी कि टाई के बारे में। यहाँ पर एक स्टोरी के साथ में एक स्टोरी कनेक्ट है। यहाँ पर बात की जा रही है पराक्रम पांड्या, जो एक राजा थे। वो एक पर्टिकुलर रीजन था यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में मदुरई में रूल किया करते थे। तो मदुरई में लगभग 15वीं सेंचुरी की बात है, यानी कि काफ़ी पुरानी बात है यहाँ पर जब वो रूल किया करते थे। और वो चाहते थे कि वो यहाँ पर क्या करें, वो चाहते थे कि वो काशी ट्रैवल करें। और काशी ट्रैवल किया उन्होंने, और वहाँ से वो क्या किए, एक लिंग यानी कि एक तरीके से लिंगा बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिंगम भी बोल सकते हो, और वैसे अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो शिवलिंग आप लोग बोल सकते हो। तो वो जब वहां से काशी से शिवलिंग लेकर बैक यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पर, तो जिस लोकेशन पर वो जाना चाहते थे वहां पर, ठीक है, उस लोकेशन पर वहां पर वो अपना बेसिकली शिवलिंग लेकर नहीं जा पाए क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो गाय के ऊपर कैरी कर कर उसको ले जा रहे थे और गाय ने आगे चलने से रिफ्यूज कर दिया। तो जिस रीजन में वो शिवलिंग रखा गया उसको आज की डेट में शिव काशी बोला जाता है। तो यहाँ पर काशी आप लोगों ने अगर बात करें यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण किया गया, अगर उसके बारे में बात की जाए, जो कि तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यार बात की जा रही है काशी की पर लेकिन तमिलनाडु में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो पांड्या किंग थे यहाँ पर, उनके द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आज की डेट में ये साउथ तमिलनाडु के अंदर, साउथ वेस्ट तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कनेक्शन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ी हिस्ट्री भी आप लोगों से पूछी जाएगी, तो थोड़ा सा कनेक्शन अगर हिस्ट्री का भी आप लोग बना पाएंगे तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पर्पज क्या है कि भाई साहब क्वेश्चन ना छूटे, फिर ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया। आइए कौन बनेगा करोड़पति सेशन खेलते हैं और आप लोगों को बुद्धिपति बनाता हूँ मैं, ठीक है। काशी तमिल संगम, इसके बारे में बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया कि ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, इंप्लीमेंट किया जा रहा है IIT BHU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कई सारे एस्पेक्ट्स जो हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन जो कनेक्शन है नॉर्थ और साउथ के बीच में। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया है 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। मैं आशा करता हूं काफी अच्छे से आप लोग इसका आंसर दोगे। तो आंसर दे लो एक बार वीडियो को पॉज कर फिर तो आंसर तो मैं बता ही दूंगा। कर लिया अटेम्प्ट, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों को मैंने भी बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और जहां पर भी आप लोगों को मिनिस्ट्री लिखी हुई मिल जाए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, मैं आप लोगों को श्योर बता सकता हूं कि 99% वो मिनिस्ट्री जो है वो गलत होती है, ठीक है। ये यूपीएससी आप लोगों से खेलती है। 1% हो सकता है कि वहां पर वो सही हो, पर लेकिन 99% जो है वो गलत देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर आप लोग यहाँ पर बी देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। ये क्वेश्चन हो गया, ये हालांकि IR का क्वेश्चन हो गया। आप लोगों से इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं यहाँ पर कि कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सॉफ्ट पावर को। अपनी कल्चर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कल्चर के साथ में, हिस्ट्री के साथ में भी आप लोग इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हो, अपने देश के बारे में पूछें। वैसे आप लोगों से सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात की जा रही तो आप लोग पॉलिटी क्वेश्चन पेपर सेकंड के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं।
टॉपिक एक ही है, ऐसा नहीं है कि उससे हिस्ट्री में ही क्वेश्चन बनेगा या फिर उससे ज्योग्राफी में ही क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों से एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जब आर्टिकल 370 बेसिकली चेंज किया गया तो 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। अब यहां पर अगर बात करें तो कैसे यहां पर रिफॉर्म लाया गया पॉलिटी के पॉइंट ऑफ से, जीएस पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन 1 बन जाएगा कि ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या है यहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में। जब यहां पर डिवाइड कर दिया तो जीएस पेपर 1 के अंदर में ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसकी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पर बर्बाद हो गई, आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी उस टाइम पर जब वहां पर इंटरनेट को शट डाउन किया गया। तो यहां पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से यहां पर जीएस पेपर 3 के अंदर पहुंच जाएगा, वहां के लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये एथिकल भी इशू हो जाता है यहां पर, किस तरीके से लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहां पर। तो ये एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा और इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो पेपर एक ही है, मतलब एक तरीके से रीजन एक ही है जम्मू एंड कश्मीर, उससे जीएस पेपर 1 भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया और इंटरव्यू भी आ गया। तो इसलिए कहता हूं टॉपिक को टॉपिक की तरीके से तैयार करो, पेपर की तरीके से नहीं। अगर टॉपिक पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग कर पाओ, ऐसे आप लोगों को तैयार करने हैं। एग्जामिनर तो घुमाएगा, आप लोगों को पूछेगा, पर लेकिन आप लोग कितना प्रिपेयर हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, ये आप लोगों को देखना है, तभी आप लोग ढंग से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बता देना, और अगर अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दे दिया करो और क्वेश्चन पूछ लिया करो लगे अगर समझ में कुछ नहीं आया तो। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी ना आए, ठीक है, पर फिर भी जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लिया करो। ठीक है, इसी तरीके से इंजॉय करते रहो, एक एक पॉइंट को माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप लोगों को क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या काम करता हुआ आप लोगों के लिए नजर आता है? मेनली तो हमारे देश में बेसिकली इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। इलेक्शन कंडक्ट कराने के साथ साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी काम होता है कि लोगों को अवेयर कराए इलेक्शन के बारे में, उनको उनके राइट के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, कि जो आप लोग की एक वोट है ना, ये देश का भविष्य चेंज कर सकती है। हालांकि ये अधिकार 5 साल में एक बार ही मिलता है, 5 साल में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी, पर लेकिन जो मिलती है वो शानदार है अगर इसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए। इसी के बारे में ये आर्टिकल है यहाँ पर। खासकर अगर बात करें तो जो एक तरीके से ना सबको खासकर ये चीज़ें क्या रहती हैं, देखिए कई सारे लोग तो इस जो वोटिंग राइट मिला हुआ है इसको, इसकी अहमियत ही नहीं समझते हैं। ठीक है, एक आ गया त्योहार सा वोट डाल के चले आए, पर इन रियलिटी आप लोग जो है आने वाली जनरेशन की लाइफ भी बना रहे होते हैं। जैसे पॉलिटिशियन होंगे वैसे पॉलिसी बनाएंगे, और जैसी पॉलिसी बनेगी देश जो है उसी पैटर्न में आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अपने अधिकार को समझा करो। बहुत सारे लोगों को चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है। और आप लोगों को पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक संवैधानिक बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और संवैधानिक बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में जो इलेक्शन यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा जाए। तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन, तो ये कमेटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई है। 2 सब कमेटी अंडर द NACAE। तो यहाँ पर नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जो है वो सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी कि आप लोग जैसे बोले कि एजुकेशन जो है वो सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। वो कैसे होगी? जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, अगर इंसान के पास में फ़ोन ही नहीं है तो भले ही कितने ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा ले कोई, क्या उस इंसान तक वो लेक्चर पहुँच पाएंगे? तो सबसे पहले एक्सेसिबल होने के लिए फ़ोन होना जरूरी है, फ़ोन के साथ में इंटरनेट हो और उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी हो। तो ये बेसिक मूलभूत ढांचा है, ये नहीं होगा तो एजुकेशन आप लोग कोने कोने तक नहीं पहुंचा पाओगे। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इसीलिए जरूरी है कि एक्सेसिबल चीज़ें तभी होंगी जब वहाँ पर एक ढांचा रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन के लिए भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, पर्टिकुलर एरिया में कुछ एरिया ऐसे मतलब इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं करा पाते हैं। नक्सल अफेक्टेड एरिया देखो, कई सारी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, और खासकर क्या जो डिसेबल सेक्शन है उसके बारे में बात करूँ। हम लोग क्या इलेक्शन जब कराते हैं ऐसा देखते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि चल नहीं पाता है, ठीक है, कोई देख नहीं पाता है, उनके लिए ऐसा माहौल बनाता है कि वो खास कर आकर वोट डाल सके। तो उसके लिए फोकस देने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन सोसाइटी में ऐसा है जिसको हम लोग साथ में लेकर चलने की सोचते ही नहीं है। तो सब कमेटी का जो एम है कि कैसे हम लोग ऐसे लोगों के लिए इलेक्शन जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस तरीके से कैसे कैसे हम लोग काम करें। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर उसी के लिए ये काम किया जाएगा कि इनके लिए भी जिंदगी जो है थोड़ा सा आसान बनाई जाए।
तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल जो इलेक्शन है यहाँ पर वो इन इश्यू को देखती है और कैसे यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसीजर खासकर राज्य के लेवल पर या फिर अपने जो जिले के लेवल पर लोगों तक ये चीज़ें पहुंचानी है। डिप्टी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो चेयरपर्सन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमेटी के, और जो मीटिंग होगी यहाँ पर वो बायएनुअली आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी डिसाइड की जाए, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, तो जब डिसाइड करो तब यहाँ पर कर लो। टाइम पीरियड जो रहेगा 2 ईयर, जब तक कि ऑल्टरनेटिव कोई स्ट्रक्चर प्रपोज न कर दी जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर अपने देश में इलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए। याद रखिएगा संवैधानिक बॉडी मैंने बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल 324 जो होता है वो इतना खतरनाक आर्टिकल है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारी पावर देता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो ये अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आज की डेट में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही ये बॉडी। और जो 2 नए इलेक्शन कमीशन जो मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उनमें से एक नए इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट किए गए उनका भी नाम बताना है। ये टोटल मिलाकर आप लोग को 3 मेंबर की बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडियाज़ के बारे में रखिएगा। ये एक ऐसा आर्टिकल है यार जो कि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिसेंटली अभी देखने को मिली कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ में कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसको लेकर जो है आसियान मेंबर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ पूरा मुद्दा बड़े ही आसान शब्दों में ताकि आप लोग ये समझ में आ जाए। म्यांमार जो है वो एक ऐसा देश है जिसको आप लोग बर्मा बोला करते थे पुराने टाइम पे। तो म्यांमार हमारे देश में टोटल मिलाकर 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर टच करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सोचो ये क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में तो ये मत बोलना कि बताया नहीं था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पूछ ले, जो कि आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ। चलो, म्यांमार के साथ में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर टच करता है? 4 राज्य करते हैं पर बड़ा कौन टच करता है आप लोग बताना। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है पर वहाँ पर आज के डेट में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। ऐसे नहीं जैसे आर्मी जो है वो चुनी ही सरकार को उठा के फेंक दे और अपने आप पावर में आ जाए, ऐसा ही कुछ यहाँ पर म्यांमार की आर्मी के द्वारा किया गया। और इंडिया जो है वो यहाँ पर इसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं रहा है। आसियान कंट्री में टोटल मिलाकर 10 मेंबर हैं और वो 10 मेंबर अपने आप को बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन जैसे काम करते हैं ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन रखना है, अपनी इकोनॉमी एक्टिविटी को ढंग से लेकर चलना है, डिफेंस किस तरीके से रहना चाहिए, वो सारे मिलकर काम करते हैं। खुद की करेंसी बना दी यूरो। तो म्यांमार ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन के पैटर्न पर अपने आप को आसियान भी सोचता है आगे लेकर चला जाए, पर लेकिन इसकी इतनी बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजन में कई बार तो आपस में लड़ते रहते हैं और कई जगह यहाँ पर डेमोक्रेसी भी नहीं है। यूरोप में मैक्सिमम आप लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, इक्का दुक्का अगर छोड़ दे तो बेलारूस टाइप में अगर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर कुछ भी इनके खिलाफ नहीं बोला और ऊपर से यहाँ पर इनकी आर्मी के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे हैं, उसको हम लोग मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, यानी कि कई सारी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है, खासकर बॉर्डर वाले एरिया में। जैसे एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें स्टार्टिंग वाला जो एक तरीके से फेज है ना, जो स्टार्टिंग की स्ट्राइक दिखाते हैं, वो म्यांमार के अंदर जाकर हमारी आर्मी स्ट्राइक करके आती है और उसमें म्यांमार की मिलिट्री हम लोगों को ये चीज़ें करने के लिए सपोर्ट करती है। क्योंकि जो लोग हमारे देश में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की सोचते हैं, उनको मारने के लिए हमारी आर्मी जो ऑपरेशन चलाती है, म्यांमार की मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम लोग वहाँ पर कर पाते हैं। अगर म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ हम लोग हो जाते हैं, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, वैसे ही काफ़ी हद तक वो चाइना की गोद में बैठे हैं, तो कल को ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती है और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट के साथ में हम लोग जब यहाँ पर अच्छा एक तरीके से एक नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जब म्यांमार के साथ में अच्छे से कनेक्ट होता है, तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी हम लोग अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है म्यांमार की जो मिलिट्री है, हालांकि उसने गलत कर रखा है, पर हम लोग को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे लेकर चल रहे हैं। तो आसियान उसी को लेकर यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर आज की डेट में आसियान जो मेंबर हैं वो म्यांमार को काफ़ी नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसी के चलते यहाँ पर इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंडिया को बोला कि आप लोगों को आसियान की पॉलिसी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए म्यांमार के लेवल पे जब आप लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी को हटाकर उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक कर बहुत सारे लोगों को जेल में डालकर यहाँ पर पावर जो है वो अपने कंट्रोल में कर रखी है। तो आसियान के जो 5 पॉइंट का कंसेंसस है
उसको बोला जा रहा है कि वो वायलेट किया गया था बेसिकली म्यांमार के द्वारा, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसी के चलते सारी बातें की जा रही हैं यहाँ पर। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात यहाँ पर की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। तब से आप लोगों ने देखा होगा म्यांमार में कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है। जब मिलिट्री पावर में आती है ना, तो वो एक तरीके से टाइट तरीके से चीज़ों को लेकर चलती है। तो स्पेशल इन्वॉय जो है वो विजिट टू म्यांमार टू मीट विद ऑल पार्टी, तो इसके बारे में बात की जाती है। पर लेकिन म्यांमार की जो मिलिट्री है वो फिलहाल अभी बहुत सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और म्यांमार में पहले से ये चीज़ चलती हैं, तो इसकी वजह से कई बार न्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है टेढ़ा है पर मेरा है नेक्स्ट कुमार की मूवी कौन सी थी, टेढ़ा है पर मेरा है, कुछ थी ना वो, शायद उसमें जैसे किन्नर बनता है ना, वो वाली मूवी थी आई थिंक। चलिए जो भी आगे चलते हैं। ये G20 की फाइनेंस जो इसी के साथ में यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक के जो डिप्टीज हैं उनकी मीटिंग के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता होगा G20 की जो चेयर है वो आज की डेट में इंडिया के हाथ में आ चुकी है 1 दिसंबर से, और ये 1 साल तक रहने वाली है। पहले ये इटली के हाथ में थी, इटली से पहले ये सऊदी अरेबिया के हाथ में थी 2020 में, फिर 2021 में ये इटली के हाथ में आ गई 2021 में, 2022 में ये इंडोनेशिया के हाथ में आ गई, अभी 2023 में ये किसके हाथ में आ रही है, ये इंडिया के हाथ में आ रही है। तो 2023 के लिए ये इंडिया के हाथ में। पहली तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा। और इसी को ट्रायोका बोलते हैं। ट्रायोका का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है ट्रायोका। ये मत बोलना कि सर बताया नहीं था ये ट्रायोका क्या है, पहले भी बता चुका हूं। ट्रायोका का मतलब होता है कि जहां मीटिंग हो चुकी है एक तो वो देश, जहां मीटिंग होने वाली है एक वो देश, और जहां मीटिंग नेक्स्ट होगी एक वो देश, तीनों को मिलकर ये ट्रायोका बनाता है। तो इसलिए हर साल ये ट्रायोका चेंज हो जाता है। पहले ट्रायोका में आई थे, आई यानी कि यहाँ पर इटली था, यहाँ पर इंडोनेशिया था, और यहाँ पर इंडिया था। इटली में हो चुकी थी, इंडोनेशिया में हुई है अब की बार, और इंडिया में होने वाली थी, यानी कि हो रही है अब ये गायब हो गए यहाँ पर। अब ट्रायोका में यहाँ पर आ गया कौन, इंडोनेशिया, और यहाँ पर आ गया इंडिया। अब यहाँ पर कौन आ रहा है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि इंडिया के बाद में प्रेसिडेंसी किसके पास में जाने वाली है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हमारे देश के अंदर में फर्स्ट G20 की जो फाइनेंस जो मीटिंग हो रही है वो बेंगलुरु के अंदर, और इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई मिलकर इसको होस्ट करते हैं। G20 का मतलब यही था यार, G20 का अपना खुद कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई ऑफिस है परमानेंट। आप लोग बोलते G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर वहीं बन जाता है जिसके हाथ में प्रेसिडेंसी रहती है। तो इसके चलते हमारे देश में फिलहाल इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है 20 कंट्री के वो मिलेंगे, और कैसे इकोनॉमी को सुधारना है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब G20 की मीटिंग होती है ना, कोई भी देश बढ़ चढ़कर काम करता है ताकि उसकी चीज़ों को दुनिया को दिखाया जा सके, ये देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, किसको पैसा नहीं मिल रहा है, किसको फाइनेंसिंग नहीं मिल रहा है, क्लाइमेट को लेकर क्या बातें चल रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट गोल रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, क्योंकि G20 में भी यहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे हैं, खासकर अमीर और कई सारे ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री जिनकी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चलना बनता भी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी के चलते G20 के शेरपा वो मिलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है और कैसे कोऑर्डिनेट करना है, जो भी एजेंडा है वो सेट करते हैं। पूरे साल कोई ना कोई प्रोग्राम आप लोगों का चलता हुआ इसका नजर आएगा। कभी यहाँ मीटिंग हो रही है, कभी फाइनेंस मिनिस्टर, कभी आरबीआई के गवर्नर, कभी मेन लीडर। तो ये सारा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी बड़ी समस्या होती है यार। अक्सर इंटरनेशनल लेवल पर तो तेल का जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है, पर हमारे देश में प्राइस डाउन नहीं होता है। हमारे देश में प्राइस डाउन होना चाहिए, पर लेकिन उतना नहीं होता है। वैसे तो सरकार कई बार बोलती है कि हम लोग ऐसी पॉलिसी फॉलो करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जैसे प्राइस नीचे होगा तो हमारे देश में भी प्राइस जो नीचे हो जाएगा, और वहाँ पर बढ़ेगा तो हमारे देश में बढ़ जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की चतुराई जो है वो यहाँ पर कस्टमर तक उसका फ़ायदा नहीं पहुँचने देती है एक्चुअल में। तो ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर अभी रिसेंटली जो तेल के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँच रहा है। तो क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो अभी ईयर में लोवेस्ट पर पहुँच गए, यानी कि 76 बैरल पर आप लोगों को यहाँ पर बैरल पर बैरल $76 आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्च में जब रसिया और यूक्रेन आपस में सर टकरा रहे थे उस टाइम पर ये 129 हो गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अभी आप लोग बोलेंगे ऐसा क्या हो गया यार, ये घट गया, ऐसी कोई दिक्कत चल रही है क्या? इन रियलिटी दिक्कत तो देखिए पहले से ही चल रही है, आज से नहीं है। कोविड-19 आया उससे पहले से आप लोगों को हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं थी, पर कोविड-19 ने आके यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल और ज़्यादा ख़राब कर दिया।
उससे पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी। तो हमारा देश तो इन सब चीज़ों से जूझता आ रहा है, पर फिर भी हम लोग खड़े हैं। ठीक है, देख मेरी समस्या कितनी बड़ी है, फिर भी हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं। तो रीज़न क्या है डिक्लाइन का? आज की डेट में ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, क्योंकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड है वो उस तरीके के लेवल पर नहीं है जैसे कोविड-19 से पहले था। तो सबसे बड़ा, अगर आप लोगों के देश में जैसे कि फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, आप लोगों के देश में जो गाड़ियां अच्छे से नहीं चल रही हैं, आप लोगों के देश में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट घट रही है। तो यहाँ पर चाइना के अंदर में कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है फिर से, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर सोचने वाली होती हैं और सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो उसी के बारे में समझ सकते हैं। तो सप्लाई अनसर्टेनिटी रसिया की वजह से भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली कि रसिया को बोला गया था कि $60 पर बैरल के हिसाब से कैप रखी गई थी रशियन और वेस्ट रशियन के ऑयल के ऊपर वैसे से। तो वो भी एक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि माल मेरा है, मैं चाहूँ जिस प्राइस पर बेचूँ, पर सामने वाला कह रहा है कि नहीं तुमको इसी प्राइस पर बेचना है। तो रसिया को ये टैकल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे देश पर कोई इम्पैक्ट है? जी हाँ, ट्रेड डेफिसिट जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी नेगेटिव होता है हमारे लिए। जब भी हम लोग ओल वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं तो हमारे देश की खस्ता हालत होती है, पर जैसे ही प्राइस डाउन होता है सबसे ज़्यादा हम ही खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 85% हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को हमारा प्राइस जो है हमको कम पे करना पड़े जो हम लोग चीज़ें खरीदते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होता है। इन्फ्लेशन जो है वो भी थोड़ा कम होता हो आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि जब एनर्जी के प्राइस डाउन होते हैं तो तुरंत जो है कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को आज की डेट में कुछ सामान एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाना है। जैसे आज की डेट में मान लीजिए आप एप्पल लेकर आ रहे हैं कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, और उनको तमिलनाडु में लेकर जाना है। तो उनको लाने में जो भी कॉस्ट लगेगी तो उसका बेसिकली कॉस्ट कौन देगा? वो कस्टमर देगा उसके प्राइस में ऐड होकर। तो अगर कॉस्ट कम लग रही है तो उसका प्राइस भी डाउन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है जो डॉलर की डिमांड, और डॉलर की डिमांड अगर रिड्यूस होती है तो रुपये की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ेगी जब डॉलर की डिमांड, किसकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, आप लोग खुद समझ सकते हैं। आज के डेट में मार्केट में सोचो एक ठेली है जिसके ऊपर डॉलर रखे हुए हैं बहुत सारे, और पूरे मार्केट में कहीं भी एक भी ठेली नहीं है जिसके ऊपर रुपए रखे हैं। तो यानी कि मार्केट में एक क्या, मार्केट में 10 ठेली आ गई, डॉलर है, सारे डॉलर बेच रहे हैं ठेली पर रखकर। पूरी मार्केट में एक ही ठेली है जिसके ऊपर रुपए रखे हुए हैं। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आप लोग खुद सोचिए। यानी कि जिसकी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है वो ज़्यादा महंगा होगा। तो इसलिए मार्केट में अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाती है तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि डॉलर और रुपये में एक बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एक वीडियो देखना, मैंने एक वीडियो बना रखी है डॉलर वर्सेस रुपी, वो वीडियो आप लोग देखना, सर्च कर एक बार आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा खेल होता है इकोनॉमी के अंदर में। वो सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ पाएंगे। मुझे लगता है शायद 1 लाख से ज़्यादा वो वीडियो लोग देख चुके हैं। बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। कई सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, पर वो वीडियो देखने के बाद में आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि कई बार आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलती है। घुमा घुमा कर क्या रहता है, आसाम के अंदर में दिक्कतें चलती रहती हैं। मतलब क्या रहता है, मतलब ये रहता है कि देखिए आसाम के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें आज से नहीं है, पुराने टाइम से चल रही है। जब से खासकर बात करें, नया बांग्लादेश बनाया गया तो बहुत सारे माइग्रेंट लोग जो हैं वो आसाम में आए। तो आसाम के लोगों के द्वारा काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए गए। तो उसके चलते आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है एग्रीमेंट भी साइन किए गए। किसके द्वारा? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ऑल आसाम गण संग्राम जो परिषद है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनके द्वारा मिलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये चाहते थे कि आसाम के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई अलग अलग टाइम पर, अगर आप लोग बात करें तो उनको ट्रिब्यूट भी पे किया जाए। तो आसाम के द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए कोई भी अगर डे सेलिब्रेट करना होता है ना, आप लोगों ने देखा मिल्खा सिंह मूवी में क्या कहता है कि 1 दिन की छुट्टी कर दीजिए मेरे नाम की, ठीक है, अगर मैं जो जीत कर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए कि हाँ ये जो है इंसान जो है जीत कर आया। तो एक तरीके से रिकॉग्नाइज कराने की बात यहाँ पर की जाती है। और इसका बेसिक पर्पज ये भी रहता है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर पुराने लोग जो उन्होंने क्या आहुति दी है उसको भी याद करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये जो डे रखा गया है, जिसको यहाँ पर स्वाहादित दिवस के नाम से हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं आसाम के मूवमेंट के साथ में।
क्योंकि यहाँ पर जब काफ़ी इलीगल माइग्रेंट यहाँ पर आने लगे उस टाइम पर, तो काफ़ी सारी दिक्कतें देखने लगी आसाम के अंदर में, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो उसी को लेकर ध्यान में रखा जाता है कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, जो फॉरेन आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है, कैसे प्रोवाइड कराना है कॉन्स्टिट्यूशन लीगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ताकि चीज़ों को सेफगार्ड किया जा सके। तो उसी के चलते 10 दिसंबर जो है यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर डे के रूप में आसाम के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये आसाम से लीड है, तो हल्का सा आइडियाज़ के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी न्यूज़ है वन लाइनर पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने इनोग्रेट किया 7वें नंबर का वोटर इम्पैक्ट समिट। तो वोटर इम्पैक्ट समिट इंडिया की कहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिली न्यू दिल्ली के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर तमिलनाडु कर्नाटक वोटर डिस्प्यूट को सुलझाने की बात की जा रही है। तो सेंटर को बोला है 3 महीने है, जल्दी सुलझाओ यार, ये काफ़ी लंबे समय से इशू चलता हुआ रहा है और इसका सोल्यूशन निकलता नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकाला जाए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पर दिया गया, केरला के रिलेटेड जो यहाँ पर बेसिकली बैपोर जो उर्द, ये एक बोट है जिसको यहाँ पर दिया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडिया और कजाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है कजहिंद 2022, तो ये आप लोगों को पता ही मेघालय के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया इंटरनेशनल ये बेसिकली आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल से जो इन्वेस्टमेंट आता है उनको एक यानी सपोर्ट मिलता है कि हाँ ऐसा कुछ सही है और क्या क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग आती है फिर देखकर, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर देश में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इनकी पॉलिसी जो है वो सपोर्टिव है, ठीक है। बात की जा रही है बिहार के अंदर में जो नकली दवाई पीने की वजह से कई सारे लोगों की जान गई, तो इसको हुज ट्रेजेडी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को कई बार रेगुलरली देखने को मिलता रहता है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करें नो मनी, एक तरीके से नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया के द्वारा परमानेंट सेक्रेटरीट बनाने की बात की गई कि टेररिज्म के लिए कोई भी फंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म के लिए जो फंडिंग होती है आतंकवाद के लिए, उसकी वजह से एक फियर यानी कि डर क्रिएट होता है और उस डर का फायदा उठाकर ही यहाँ पर टेररिज्म और पनपता है। ISIS का यही फंडा है, आप लोगों ने देखा होगा। 9 आइटम को यहाँ पर और GI टैग मिल चुके हैं अलग अलग रीजन में। यहाँ पर आप लोग देखते हैं आसाम के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में, लद्दाख, महाराष्ट्र के अंदर में टोटल 432 GI टैग हो गए हैं। सबसे पहले GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा किसको मिला था, देखता हूं कौन कौन बताता है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा BSNL को जिंदा करने की बात की जा रही है, तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है। तो BSNL का सिम रखने वालों ऑल द बेस्ट, आने वाले टाइम में दिन जो है थोड़े सुधरने वाले हैं। हालांकि ये 4G पर काम करने वाले हैं अभी, ठीक है, तो 1G पीछे चल रहे हैं 4G, ठीक है। तो BSNL जी जो है वो 1G पीछे हैं। बाकी बात करें यहाँ पर 350 जो है, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इतना डिजिटल पेमेंट जो है वो यहाँ पर हो चुका है, तो आने वाले टाइम में इसका डबल बताया जा रहा है। लोग जो हैं डिजिटल पेमेंट पर फोकस करते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो आज की डेट में डिजिटली चीज़ों को एंजॉय करते हैं, ना कि पर्स में पैसा रखना पसंद करते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया की जो ग्रोथ है वो बताई जा रही है 7% 2023 के लिए। तो देखते हैं कैसी रहती है, जैसे बताता है वैसी होने वाली है फिर नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा एलोकेट किए गए 1000 करोड़ डेवलपमेंट फॉर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भाग रहे हैं, तो उसके लिए चार्जिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर चार्जिंग फैसिलिटी नहीं होगी तो वांदे लगने वाले होते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं खरीदेगा उन चीज़ों को, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें पर इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। UK, फ्रांस और UAE के द्वारा सपोर्ट दिया गया इंडिया को कि हमको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए UNSC के अंदर में, पर लेकिन इनके बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक पांचों के पांचों मेंबर जो हैं जिनके पास में वीटो पावर है वो हाँ ना कर दे, और चाइना कभी हाँ करने वाला है नहीं है, ठीक है। आप लोग जानते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, ठीक है। G7 के द्वारा अप्रूव किया गया 15.5 बिलियन डील टू वियतनाम, ताकि क्लाइमेट जो डैमेजिंग जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि वियतनाम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी टैकल करने की कोशिश की जा रही है इस तरह का फंड प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो ये क्या रहता है, देखिए क्या रहता है, जहाँ जहाँ चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ पर अगर वो चाइना के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी घट जाएगी तो फिर यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनेगा। अगर चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंसी बनी रहेगी तो फिर चीज़ें सही नहीं चलती हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पैसा दिया जाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि सामने वाले के ऊपर से डिपेंडेंसी भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये USA की जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल है उनको डिक्लेयर किया गया यहाँ पर नेवादा यहाँ पर वाइल्ड फ्लावर को इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में डाल दिया गया। कैसा है देखने में कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा ये फूल।
तो यूएसए के अंदर पाया जाता है, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया। न्यूजीलैंड के द्वारा पास कर दिया गया सिगरेट को बैन करने के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए कानून, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रिशिएट करने लायक है। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा इसको, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन, देखिए किसी को लत लगती है, अगर वो लत लगने से पहले किसी को पता ही नहीं है सोसाइटी में सिगरेट नाम की भी कोई चीज़ है, कोई बच्चा फ्यूचर में आकर सिगरेट पिएगा? नहीं पिएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो न्यूजीलैंड को इसके लिए बेसिकली एक तरीके से अप्रिशिएट किया जा सकता है। आप लोग क्या है, आप लोग बताइए। छोटू कौन बनेगा करोड़पति सेशन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन, ये अभी ब्रेक थ्रू देखने को मिला, अनाउंस किया गया कौन सी कंट्री के द्वारा? चाइना, यूएसए, रसिया या फिर इंडिया? ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर, ये फ्यूजन की बात जब की जा रही है, इसको कंट्रोल करना और सिस्टमेटिक वे में यूटिलाइज करना। अपने अपने सूरज बनाए मिलेंगे लोग आने वाले टाइम में। माना जा रहा है कि हु इज द हेड ऑफ सुप्रीम कॉलेज, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है? नरेंद्र मोदी, डीवाई चंद्रचूड़, राजीव कुमार या अमिताभ कांत? बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं कोलेजियम सिस्टम के हेड। तो इससे अंदाजा लगाकर आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखता हूं कौन देते हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट जो क्लब है उसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया गया बाय विच इंस्टीट्यूट? G20, G7, आसियान या फिर सार्क? ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल टू रिमूव द गवर्नर एज ए चांसलर किसके द्वारा अभी रिसेंटली लाया गया? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर गुजरात? याद रखिएगा, वही इंसान जो है, कॉमन सेंस अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पर यूटिलाइज करना है, तो वही राज्य इस बिल को लेकर आएगा जहां पर सेंट्रल की गवर्नमेंट कुछ और है और स्टेट की कुछ और है। तो इतना तो आप लोग याद रखते हैं। तो कर्नाटका और गुजरात तो लाने से रहे, ठीक है। अब केरला और तमिलनाडु में से लाएगा कोई, अब सोच लो कौन लाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बड़ा ही आसान सा, इसको अटेम्प्ट करो आप लोग यहाँ पर, और फिर इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक आप लोगों के सामने एक मैप बेस्ड क्वेश्चन में कवर करता हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर पोटोमैक रिवर के बारे में। तो पोटोमैक रिवर के बारे में कौन सी पोटोमैक रिवर के बारे में कहाँ से आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखती हुई नजर आएगी पोटोमैक रिवर, और लगभग 652 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये कई सारी रिवर से सिविल वॉर चल रही है उस टाइम पर भी कई सारी चीजें ना कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर यूनियन आर्मी और आर्मी ऑफ पोटोमैक इसके नाम से यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो हिस्ट्री भी कनेक्ट हो जाती है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो चीज। तो बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ओके, तो इसको आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा एक बार आइडिया आप लोगों को दे देता हूं बेसिकली इसके बारे में, ताकि आप लोगों को पता रहे। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को वोकैबुलरी दिखाई जाएगी। तो वोकैबुलरी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आप लोगों का, उनको आप लोगों को बेसिकली उसके ऊपर ना आप लोग कई बार क्या होता है, कई सारे शब्द आप लोगों के सामने रहते हैं, अगर उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर दोगे तो मजा आएगा जिंदगी जीने में। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात की जा रही है। फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस बताओ। केमिस्ट्री का बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार ये दो का जुड़ना या फिर एक का दो में टूटना, दोनों के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे पहले बता चुका हूं, फिर बता दूंगा, पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कौन बताता है। यूएसए के द्वारा यहां पर ये अचीवमेंट किया गया जो कि अप्रिशिएट करने लायक है, ठीक है। कौन होता है कोलेजियम सिस्टम के हेड? ये काफी डिटेल में भी पढ़ा है आप लोग को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है डीवाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? डीवाई चंद्रचूड़ साहब। ये आप लोग बताइए। इनके फादर भी जो है ये खिताब आप लोग देखते हैं, मतलब ये बाप जो है बेटे के कदमों पर चल रहा है, तो एक तरीके से बाप का ना सीना छोड़ा हो जाता है। वाह क्या बात है। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ये आप लोग को बताना है। तो ये G7 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। G7 कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं आज के डेट में पूरा अपना मन बना चुकी हैं कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। और आज की डेट में G7 कंट्री जो है वो ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की बात करिए, ताकि इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखकर काम किया जा सके। और यहाँ पर G7 कंट्री एंड ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया। जर्मनी जो है अभी उसके पास में प्रेसिडेंसी है, इसके बाद में इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो जापान के पास आप लोगों को देखने को मिलेगी। जापान अकेला कंट्री है G7 में जो कि एशिया से आता है। G7 में कौन कौन है ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन जब G20 के बारे में पूछा जा चुका है तो G7 भी कोई ज़्यादा बड़ी बात होगी नहीं वैसे, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा। आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पर किसके द्वारा, केरला के द्वारा अपने जो गवर्नर है उनको हटाने की बात की जा रही है एज ए चांसलर, क्योंकि रस्साकसी बहुत ज़्यादा चल चुकी है तो उसी के चलते तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद साहब जो हैं उनका नाम भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो उसके चलते यहाँ पर न्यूज़ में रहते हैं। तो ये केरला के द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो गवर्नर की पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से, पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। अगर रेगुलर कनेक्ट रहोगे तो एक बात बता दूं, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, बस आप लोग रेगुलर कनेक्ट रहिए, फिर सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है।
सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे दिया जाता है, तो उसको भी जाकर आप लोग थोड़ा सा नजर मार सकते हैं। बाकी ये रिवर आप लोगों की कवर हो ही गई, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश बोलना, समझना और लिखना अगर आप लोग चाहते हो तो वोकेबलरी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और एटलीस्ट डेली 1 से 2 नए शब्द अगर आप लोग सीख लो तो मजा आ जाए। और मैं तो 5-5 शब्द आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट आप लोगों के सामने एंटोनिम, सिनोनिम्स आते हैं। इसी के साथ में आंसर राइटिंग में यूपीएससी के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है वोकेबलरी अगर अच्छी रहती है। रैशनल, औचित्य, तो रैशनल एक तरीके से एक लॉजिकल चीज होती है। मैं आप लोगों को बोलूँ सुबह उठना, एक्सरसाइज करनी है, आप लोग फिट रहोगे, तो इसके पीछे रीजन है। आप लोग अंदर से अच्छा फील करोगे, टाइम पे उठोगे तो जिंदगी अच्छे से स्टार्ट करोगे, तो सारी चीजें अच्छी चलती हो आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रीजन और लॉजिकल बेसिस किसी एक्शन और बिलीफ के पीछे, वो नहीं कहते एक तरीके से मैं अपने आप अपने सारे काम अच्छे से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये बिलीफ है। पर लेकिन ऐसा लगता है मेरे से यार कोई काम ही नहीं हो पाता है, मैं तो बस ऐसे ही मतलब जिंदगी पता नहीं कैसे चल रही है, ऐसे ही चलती रहती है। जैसे कि हेज, मतलब उलझन में भरी हुई है चीजें। ठीक है, तो एक तरीके से नहीं, धुंधला है, कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी दिखता नहीं है, सब कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा भाई, ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है, जिंदगी ना उलझी उलझी सी चलने लग रही है। ठीक है तो वो वाली चीज है, तो धुंधली आप लोगों को चीजें नजर आएगी, तो इसको हेज आप लोग बोलोगे, तो ये वाली चीजें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक तरीके से एक चीजें ऐसी आप लोग समझ सकते हैं। डिप्राइव का मतलब होता है एक तरीके से, नॉर्मली बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंचित, किसी चीज से एक तरीके से ना, जो यहाँ पर एक वह यहाँ पे गायब हो गया वैसे। ठीक है मतलब एक चीजों को किसी को किसी चीज से एक नहीं महरूम कर देना, क्या शब्द आया, महरूम तो कोई चीज किसी के पास न होना, डिप्राइव कर देना उसको, तो ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसी ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर कर्व आउट, यानी कि उत्तीर्ण करना, पास कर देना बोल दे बेसिकली तो यहाँ पर डेवलप ए कैरियर, ठीक है, और पोजीशन फॉर योर सेल्फ बाय वर्किंग हार्ड, तो इसको कहते हैं कर्व आउट। तो एक तरीके से कोई एक तरीके से इंसान ने शानदार मेहनत की और बंदा रैंक लेकर आया शानदार तरीके की, तो अपना करियर बनाया खुद ने मेहनत करके, तो ये आप लोग बोल सकते हैं अपने आप से चीजों को लेकर चलना है, अपने बलबूते पर चीजों को लेकर चलना भी आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर ये बात की जा रही है प्रोस्पेक्टिव, यानी कि एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बेसिकली जो शब्द यूज किया था कि किसी चीज के लिए एक खाका तैयार करना, फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेशन लगाना, एक स्पेसिफिक थिंग एक तरीके से उसकी एक्सपेक्ट करना, यानी एक तरीके से क्या प्रोस्पेक्टिव है तुम्हारा आगे अपनी लाइफ को लेकर। मैं बोलूँ ना कि आप लोगों का क्या प्रोस्पेक्टिव है अपनी लाइफ को लेकर, कि आगे आने वाले 1 साल में, 5 साल में या फिर 10 साल में आप लोग अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में कुछ होगा, उसके लिए अपना प्लान तैयार करना, तो ये आप लोग देखते हैं प्रोस्पेक्टिव तैयार करना फ्यूचर के लिए, तो ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन और प्यारे शब्द हैं, जिंदगी में ये शब्द जो है इंक्लूड करो और इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर अच्छी कमांड करो लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं बेसिकली मृदु, इनके द्वारा बहुत शानदार आंसर दिए जाते हैं, और सारा जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है जब इनके द्वारा आप लोगों को देखने को मिले, इनके आंसर देखा करो कितने डिटेल में रहते हैं। ये ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके नाम मुझे याद हो गए, जो रेगुलरली बहुत बेहतरीन आंसर देते हैं, तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो। कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, और जोश हाई है कि नहीं है, डाउन तो नहीं हुआ, हाउस द जोश बताओ यार ये हाई रहना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा रहेगा उतनी एनर्जी में आप लोग काम कर पाओगे, उतने ही शानदार तरीके से दिन को यूटिलाइज कर पाओगे। तो अपना ध्यान रखो यार, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और पीडीएफ यहाँ से जाकर खोज लो टेलीग्राम से। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ध्यान रखना अपना, और फीडबैक जोड़ देना वीडियो कैसी लगी है, तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपनी सेहत और परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर द डे।